नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, नरेंद्र मोदी पर आज एक जबरदस्त हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने बता दिया है कि ब्रांड मोदी जैसी कोई चीज अब बची नहीं है और जिन बातों के सहारे ब्रांड मोदी खड़ा किया गया था वो भी अब बची नहीं है। दरअसल पहले नीट और अब यूजीसी नेट की परीक्षा में धांधली की घटनाओं को लेकर कांग्रेस लगातार मोदी सरकार से जवाब मांग रही है। एनएसयूआई ने कल विरोध प्रदर्शन भी किया था और कल यानी 21 जून को पूरे देश में पेपर लीक के मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी का घेराव करने वाली है। इस बीच आज राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें राहुल गांधी ने बताया है कि अब तक मोदी ने किस तरह अपना डर कायम किया था, लेकिन अब कोई डर नहीं बचा है। न ही 36 इंच की छाती जैसा कोई दावा जो है वो बच पाया है। क्या कहा है राहुल गांधी ने, आइए पहले सुन लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राहुल गांधी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी हमलावर नजर आए, सीधा हमला बोलते हुए नजर आए नरेंद्र मोदी पर, और युवाओं के लिए जो बातें राहुल गांधी ने शुरुआत में रखी उसमें नीट सबसे ऊपर, और नीट की चर्चा के साथ साथ आखिर इस देश में इस सरकार ने पिछले 10 साल में और नरेंद्र मोदी ने आखिर क्या कुछ किया है, ये सब कुछ यहां पर रखते हुए राहुल गांधी। सुनिए पहले। का डर, सरकार का डर। अब हुआ क्या? अब देश में कोई उनसे डरता ही नहीं है। मतलब एक तरीके से रिडिक्यूल करते हैं। जो पहले 56 इंच की छाती थी, अब नंबर तो नहीं दे सकता हूं, बट 30-32 हो गई है, राइट? तो अब पूरा जो ढांचा था, इतना बड़ा गुब्बारा था, वो इतना बड़ा हो गया। अब इससे नरेंद्र मोदी जी को साइकोलॉजिकल बहुत टेंशन होगा, बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनका जो काम करने का तरीका है वो लोगों को डराने का है, धमकाने का है। अब वो डर चला गया। आपने देखा, पता नहीं देखा या नहीं, वाराणसी में वो चप्पल मार दी किसी ने। अब आप इमेजिन कीजिए, चुनाव से पहले अगर कोई मारना भी चाहता था डरता, तो वो जो डर था वो गायब हो गया, खत्म हो गया। और इंटरनल भी प्रॉब्लम्स हैं, इनकी पार्टी में प्रॉब्लम्स हैं, इनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में इश्यूज हैं। तो मेरा कहना है कि जो नरेंद्र मोदी का जो कॉन्सेप्ट था उसको ऑपोजिशन ने डिमोलिश कर दिया, खत्म कर दिया है। उसको आप 56 इंच की छाती कहें, उसको आप डर कहें, उसको आप मतलब जो बिग नरेंद्र मोदी जी की जो इमेज थी उसको फाड़ दिया हमने। अब अगर वाजपेयी जैसे लीडर होते जो जिनमें ह्यूमिलिटी थी, मनमोहन सिंह जी जैसे जिनमें ह्यूमिलिटी थी, लोगों की रिस्पेक्ट करते थे, बात सुनते थे, ऐसी सिचुएशन वो काम निकाल सकते थे। मगर ये नरेंद्र मोदी जी की स्टाइल ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी मतलब किसी की सुन नहीं सकते, बिना फोर्स काम नहीं कर सकते। तो ये अब मामला है। और दूसरी बात, बहुत मजबूत ऑपोजिशन है, तो काफी मतलब इंटरेस्टिंग समय है। थैंक यू। तो बहुत मजबूत अपोजिशन है और आने वाला समय काफी मुश्किल भरा हो सकता है नरेंद्र मोदी के लिए, ये कहना है राहुल गांधी के लिए। और राहुल गांधी तमाम बातों को रखते हुए 56 इंच के सीना से लेकर वो कैसे 30-32 इंच का रह गया है, ये ब्रांड मोदी का गुब्बारा कैसे फूट चुका है, ये सब कुछ यहां बताते हुए राहुल गांधी। तो आपने सुन लिया कि किस तरह राहुल गांधी ने मोदी की बनी बनाई छवि की पोल खोल कर रख दी है। राहुल इससे पहले भी बता चुके हैं कि एनडीए सरकार का भविष्य अब बहुत अच्छा नहीं है, और आज भी उन्होंने बता दिया कि विपक्ष इस बार बहुत मजबूत है, इसीलिए अब सरकार मजबूर दिखाई दे रही है। बीजेपी के भीतर सब ठीक नहीं है, बीजेपी के साथियों के बीच अविश्वास पसरा है और आरएसएस भी अब मोदी से दूर नजर आ रहा है। इन सब के बीच एनडीए कितनी मजबूती से टिक पाएगी, यह बड़ा सवाल है, और यह सवाल सियासी गलियारों में लगातार उठ रहा है। और इन सब के बीच आज जब राहुल गांधी बात अपनी रख रहे थे और नीट की बात रख रहे थे, तो इन्होंने एक बात और रखी कि आप लगातार ये बातें कही जाती रही हैं कि आपने वो ऐड देखा था ना कि पापा ने वार रुकवा दिया, उसी का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जब आपके कहने से यूक्रेन और रशिया का युद्ध रुक जाता है, आपके कहने से जब फिलिस्तीन और इजराइल का युद्ध रुक जाता है, तो आपके कहने से ये नीट का मामला क्यों नहीं सुधर जाता?
आइए जरा सुन लेते हैं राहुल गांधी की इस बाइट को भी इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीट के मसले पर, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नीट के मसले पर राहुल गांधी कर रहे थे और एनईटी नेट के मसले पर भी कर रहे थे, यूजीसी नेट। लेकिन यहां सवाल सिर्फ इन दोनों मसले की नहीं है, सवाल है कि लीडर कौन है, हु इज योर लीडर। और लीडर जो है वो क्या आज की तारीख में इन मसलों को ध्यान से देख रहा है? क्या वो लीडर आज की तारीख में सामान्य जन की जो समस्याएं हैं उसको देख रहा है, युवाओं की समस्याओं को देख रहा है, या आज का लीडर सिर्फ और सिर्फ उसका ध्यान स्पीकर पद पे बना हुआ है? ये राहुल गांधी कह रहे थे स्पीकर पद सबसे ज्यादा अहम मुद्दा आज की तारीख में नरेंद्र मोदी के लिए। लेकिन सुनिए पहले क्या कुछ कह रहे हैं। वार रुकवा दी लेकिन नीट का ये जो घोटाला है वो नहीं रुकवा पाए, सुनिए। कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन की लड़ाई रोक दी थी। मतलब एक ऑर्डर देके जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी उसको रोक दिया था, ब्रेक लगा दी थी। इजराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था। मगर किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। तो सीधा हमला यहां पर सीधा वार करते हुए नरेंद्र मोदी पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी, और थोड़ा राहुल गांधी से इतर महाराष्ट्र चलते हैं। और कल आप जानते हैं कि शिवसेना का स्थापना दिवस था और उद्धव ठाकरे ने और उनके साथ साथ तमाम नेताओं ने कल रैली निकाली, भाषण दिए। उद्धव ठाकरे ने कल मोदी को महाराष्ट्र में जीत की चुनौती दे दी। उन्होंने कहा कि अगर हिम्मत है, आप में ताकत है, तो महाराष्ट्र जीत कर दिखाइए। और साथ ही ये दावा भी किया कि अगर नरेंद्र मोदी मध्यावधि चुनाव कराने के तरीके ढूंढ रहे हैं तो इसमें भी उन्हें मात खानी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन उन्हें हरा देगा। ये बात कल उद्धव ठाकरे कह रहे थे। तो राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे ने जिस तरह मोदी पर 2 दिनों में 2 बड़े हमले किए हैं, और जैसे हालात इस वक्त नई एनडीए सरकार के सामने बने हैं, उससे कैसे पार पाएंगे नरेंद्र मोदी, ये बड़ा सवाल है। इन सब के बीच अभी थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी किया है, और उस ट्वीट में, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राहुल गांधी अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट कर रहे हैं और लिखते हैं कि एक और महत्वपूर्ण बात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहनी रह गई, नरेंद्र मोदी और उनके काफिले पर चप्पल फेंका जाना बहुत ही निंदनीय है और उनकी सुरक्षा में गंभीर चूक है। सरकार की नीतियों पर अपना विरोध गांधीवादी तरीके से दर्ज कराया जाना चाहिए। लोकतंत्र में हिंसा और नफरत की कोई जगह नहीं है। ये बात राहुल गांधी लिख रहे हैं कि क्योंकि आप जानते हैं, और ये बात अभी कह भी रहे थे राहुल गांधी की जुबानी आपने सुनी, कि उनके काफिले पर आखिर चप्पल किसने फेंकी, और अगर चप्पल फेंकी तो फिर क्या ये सही है, या हिंसा सही है, या गांधीवादी तरीका सही है? ये सब कुछ यहां लिखते हुए राहुल गांधी अभी आप सुन रहे थे। यानी राहुल गांधी ने ये बात भी इस बात को भी आगे बढ़ाने की कोशिश की है कि गंभीर चूक है सुरक्षा में, और अगर कोई नरेंद्र मोदी से की बातों को, उनके विचारों को या उनसे नफरत करता है तो इसका तरीका ये नहीं है कि आप चप्पल फेंकिए या पत्थर फेंकिए। तरीका है कि गांधीवादी तरीके से आप विरोध दर्ज कराइए। ये राहुल गांधी यहां कह रहे हैं। तो एक राहुल गांधी का अंदाज है, और इस अंदाज के साथ साथ राहुल गांधी विरोध की बातों को भी बहुत ही आराम से पहुंचा रहे हैं जन जन तक। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं, जिनको आपने सुना पिछले दिनों कि भैंस खोल के ले जाएंगे, मछली मटन से लेकर मंगलसूत्र तक और मुजरा करने तक की बातें उन्होंने कही थी। और इन तमाम बातों को लोगों ने देखा, और जहां जहां नरेंद्र मोदी ने ऐसी बातें कही, वहां वहां नरेंद्र मोदी को उनके प्रचार के बावजूद हार का सामना करना पड़ा। बनासकांठा आपने देख लिया, आपने आपने पाटलिपुत्रा भी देख लिया, ये तमाम जगह आपने देखे। तो ये सब कुछ के बीच कल नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे नालंदा। आप सबको कल शाम के इसी कार्यक्रम में हमने बताया भी था। नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर का उद्घाटन था, नए परिसर का उद्घाटन था, और वहां पर नीतीश कुमार की तस्वीर आपने देखी थी। लेकिन नीतीश कुमार ने जो कल भाषण दिया था, उस भाषण का जिक्र करना यहां जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि नीतीश कुमार ने अपने इस भाषण में जो जिक्र किया वो 2004 से लेकर 2014 के बीच की जो सरकार थी,
और उस समय सरकार किसकी थी? तो यूपीए की सरकार थी। मनमोहन सिंह सरकार पर काबिज थे। शुरुआती दिनों में आप याद कीजिए, जब यूपीए की सरकार थी तो उस समय राष्ट्रपति कलाम साहब थे, और एपीजे कलाम साहब का जिक्र करते हुए और वर्तमान उस समय के तत्कालीन सरकार का जिक्र करते हुए यहाँ पर एक शानदार भाषण कर दिया नीतीश कुमार ने, और इस भाषण की खूब चर्चा हो रही है। इसलिए क्योंकि आखिर आज की तारीख में अगर आप किसी चीज की क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं तो कल का मत भूलिए, कल इसकी नींव किसने रखी थी ये याद जरूर करिए, ये याद जरूर रखिए। नीतीश कुमार का ये भाषण एक थोड़ा सा छोटा सा अंश सुन लीजिए, चर्चा आगे बढ़ाते हैं, सुनिए। अब 2005 के 24 नवंबर से हम लोगों को काम करने का मौका मिला, तब से बिहार के विकास का काम हम लोगों ने शुरू किया। ये काम हम लोगों को उसी समय शुरू हुआ था। अब उसी बीच मार्च 2006 में तब तत्कालीन राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम बिहार आए थे, और उन्होंने बिहार विधानमंडल में अपने संबोधन में नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से स्थापित करने की बात वहां पर कही थी। ये पहली बार वही व्यक्ति थे, वो आकर के देख लिए थे, और जब वहां पर आए थे हम लोगों के यहाँ उस समय थे, और बाद में तो खैर वो रिटायर कर गए थे, लेकिन जब आए थे 6 में तो उन्होंने हम लोगों के विधान मंडल में, विधानसभा विधान परिषद सब में उन्होंने एड्रेस किया था, और उसमें ही उन्होंने ये बात कही थी कि नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से स्थापित किया जाना चाहिए। तब से हम लोगों ने नालंदा अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी स्थापित करने की पहल शुरू की। इस नए नालंदा विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाना था, इसके लिए हमने केंद्र सरकार से अनुरोध किया। उस समय के केंद्र सरकार था, उसको भी हम लोगों ने अनुरोध किया, इन्होंने कह दिया था, तो वो तो कुछ जल्दी सुन नहीं रहे थे, उनमें देरी की जा रही थी। तो राज्य सरकार ने, हम लोगों ने नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से स्थापित करने के लिए नया कानून वगैरह बना दिया, और साथ ही नालंदा विश्वविद्यालय के लिए स्थान का चयन करके 455 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया था। इसके बाद वर्ष 2008 में, अब जो राष्ट्रपति पहले कहे थे वो तो रिटायर कर गए थे, तो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रथम विजिटर के रूप में नए नालंदा विश्वविद्यालय के लिए चयनित स्थल पर आए थे। जब यहाँ काम शुरू किया जा रहा था तो वो भी फिर देखने आए थे 2008 में। तो इन सब चीजों को बता देना जरूरी है ताकि सब लोग जान लीजिए, पुरानी बातों को भी जान लीजिए, कैसे बना, किस तरह से बना, ये सब भी। और फिर 2010 में वर्ष में हमारे अनुरोध पर नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु लोकसभा में बिल पारित किया गया। जब बहुत बार बार हम कह रहे थे तो अंत में वहां पर था, और उस समय तो सरकार दूसरे की थी, लेकिन हम लोगों ने इतना ज्यादा कहते रहे, और उसके बाद फिर एक बार वो लोग वहां पर इसको लाए लोकसभा में, फिर राज्य सरकार पारित किया था कि इसको हम कराएंगे। तो फिर राज्य सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए भूमि एवं सभी चीजों को केंद्र सरकार को ट्रांसफर कर दिया, और विश्वविद्यालय का काम धीरे धीरे करके बढ़ता रहा, और वर्ष 2014 से थोड़ी पढ़ाई शुरू हो गई है। अब उसके बाद केंद्र में एनडीए की सरकार बन गई थी, तब जब इनकी आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहां पर पधारे हुए, इनकी सरकार बन गई थी, और उसके बाद सही मायने में और काम। तो नालंदा विश्वविद्यालय की नींव से लेकर नालंदा विश्वविद्यालय के गठन और उसके बाद पढ़ाई तक की शुरुआत जो है ये यूपीए सरकार में हुई, और जिस भी ढंग से हो, लेकिन इस बात को यहां नीतीश कुमार ने बताकर ये जता दिया कि ये काम अगर नरेंद्र मोदी इसके लिए खुद की पीठ थपथपाने की कोशिश करेंगे तो वो गलत साबित होगा। जिस भी अंदाज में उन्होंने बताया, और चूंकि ये अभी एनडीए के साथी हैं, सहयोगी हैं, तो पिछली सरकार की तारीफ तो कर नहीं सकते, लेकिन यहां नीतीश बाबू ने ये बता दिया कि नरेंद्र बाबू जी यानी कि मोदी जी
आप इतना याद रखिए कि आप ये क्रेडिट खुद नहीं ले सकते कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना आपने की है, और ये यहाँ बताना ज़रूरी था और यहाँ बताए। तो इसका मतलब ये है कि चाहे वो नालंदा विश्वविद्यालय की बात हो, और यहाँ से 2014 से लेकर 24 तक की बात, और 24 में जब नीट का मामला आता है और यूजीसी नेट का मामला आता है, और आज राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस 56 इंच को 30-32 इंच का बताते हुए राहुल गांधी नजर आते हैं, तो यह साफ समझ में आता है कि अब यहां से परिस्थितियां बदल चुकी हैं। आप बिना मतलब के क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। यही बात यहां पर राहुल गांधी भी कहते हुए नजर आए थे। थोड़ी देर पहले जो राहुल गांधी का आप बयान सुन रहे थे, जो अभी जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो सुन रहे थे। तो यहां से क्या, और दूसरी तरफ आपने कल ही देखा कि उद्धव ठाकरे ने कह दिया है कि नरेंद्र मोदी शायद मध्यावधि चुनाव करवाना चाहते हैं, लेकिन ये हम होने नहीं देंगे सफल उसमें भी, क्योंकि अगर उसमें भी जाते हैं तो वहां भी हम हरा देंगे, और उससे पहले आप विधानसभा चुनाव जीत के बताइए। तो विपक्ष आर पार के मूड में है। राहुल गांधी बड़ा हमला पे हमला कर रहे हैं, और इन सबके बीच नरेंद्र मोदी की एक ही चिंता है, स्पीकर उनका अपना बने। क्या ये सब कुछ सफल हो पाएगा? आइए इसी की चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इस वक्त 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर रविकांत जी हैं, प्रेम कुमार जी हमारे साथ, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, प्रशांत टंडन जी, डॉक्टर राकेश पाठक जी और अमलेंदु उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं। प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास आना चाहता हूं। राहुल गांधी सीधा हमला कर रहे हैं, 56 इंच से 30-32 इंच तक पहुंचा दिए हैं। आगे क्या कुछ आप देखते हैं? को सामने रखा, वो पूरा देश इस समय देख रहा है। जो भय का माहौल पैदा किया गया था, और आपने ये भी देखा होगा कि जब सरकार बन गई उसके बाद भी उड़ीसा से लेकर के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लगातार उस भय के माहौल को कायम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरह से लोग अब अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं और विरोध भी दर्ज कर रहे हैं, ये ठीक कहा राहुल गांधी जी ने कि भाई लोकतंत्र में आपका ये कदम ठीक नहीं है कि आप गाड़ी पर चप्पल फेंके। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप गांधीवादी तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये परंपरा रही है इस देश की, बड़ी खूबसूरत परंपरा रही है कि लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया। और मुझे याद आता है यहीं लखनऊ में इंदिरा गांधी का प्रोटेस्ट किया गया, उनके सामने विरोध कराया गया था। लोगों ने काले झंडे दिखाए थे, छात्रों ने, लेकिन इंदिरा गांधी ने उनसे मिल करके उनको चाय पिलाई थी और उनकी जो समस्याएं थी उनको एड्रेस किया और कहा कि इन पर हम विचार करें। तो एक वो परंपरा रही है भारत में। लेकिन जब आप सुनेंगे ही नहीं, और हालात क्या है कि आपने आज लोकतंत्र को लीक तंत्र में तब्दील कर दिया, रोज पेपर लीक हो रहा है। प्रोफेसर साहब बस आज तक एक गुजारिश है, थोड़ा माइक शायद आपकी कहीं वो हो रही है, टकरा रही है, थोड़ा सा कर लीजिए, हाथ में ले लीजिए जैसे भी, तो वो ठीक है। आवाज थोड़ी सी घरघराहट आ रही थी इसलिए कह रहा था जी, प्लीज। हाँ, मैं जो कह रहा था कि नरेंद्र मोदी ने इस लोकतंत्र को लीक तंत्र में तब्दील कर दिया है। रोज पेपर लीक हो रहा है। 10 साल से कितने लोगों को रोजगार मिला है, और उस पे भी उत्तर प्रदेश हो या पूरा दिल्ली का शासन हो, अग्निवीर जैसी योजना ला करके आपने नौजवानों के सपनों पर पानी फेर दिया। जहां बच्चे प्रोटेस्ट करते हैं उनको लाठियां मिलती हैं, और तो और जो रिजर्वेशन है वो भी ठीक से नहीं लागू हो रहा। तो समूचा जो तंत्र है वो नाराज है। वो नाराजगी चुनाव में दिखी, लोगों ने नरेंद्र मोदी को रिजेक्ट किया, लेकिन बावजूद इसके मोदी जी अपना एनडीए की सरकार बना ले गए। हालांकि मोदी जी इस तरह की सरकार चलाने के आदी नहीं है, उन्हें ये आता ही नहीं है। गठबंधन की सरकार उन्होंने चलाई ही नहीं, इसीलिए स्पीकर भी हमारा होगा, डिप्टी स्पीकर विपक्ष का नहीं होगा, नहीं तो खाली रखा जाएगा।
और स्पीकर का काम ये होगा कि उसके पास स्विच होगा, जब विपक्ष बोलेगा तो उसकी आवाज को बंद किया जाएगा, या विपक्ष प्रोटेस्ट करेगा तो उस बाउंसर बुला करके उसको बाहर कर दिया जाएगा, ध्वनि मत से सारे मामले पास हो जाएंगे जी। ये जो लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा था उस पर लोगों ने लगाम लगा दी, उसको लोगों ने हैसियत बता दी है कि लोकतंत्र में जहां लोग असली मालिक हैं इस देश के, वहां आप ये नहीं कर सकते। लेकिन एक मजबूत विपक्ष है इस बार, और उस मजबूत विपक्ष के सामने नरेंद्र मोदी क्या उसी तरह से काम करेंगे जैसे वो करते आ रहे हैं? अब आप भले ही स्पीकर अपना बना लें, लेकिन उसी तरह से क्या स्विच ऑफ होता रहेगा? लोगों की बात करने का, बोलने का, प्रोटेस्ट करने का यह संभव अब नहीं है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि विपक्ष के पास एक ऐसा नेता है जो आदी हो गया है सड़क का, जिसको फर्क नहीं पड़ता है कि हम संसद में प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि सड़क पर कर रहे हैं। 2 बड़ी यात्राएं राहुल गांधी निकाल चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए उस भय को कम करने की कोशिश हुई थी, खत्म करने की कोशिश हुई थी, और अब वो यहां तक पहुंच गया है। तो राहुल गांधी इस बात को तय कर चुके हैं कि अब मुद्दों पर, बुनियादी मुद्दों पर वो खुल करके बोलेंगे, और वो विरोध पार्लियामेंट के भीतर भी होगा और बाहर भी होगा। जो लोग कहते थे कि राहुल गांधी तो चले जाते हैं छुट्टियां मनाने, मोदी जी तो इटली की यात्रा करके वापस आ गए, राहुल गांधी वही है, और राहुल गांधी लगातार मुद्दों पर बात कर रहे हैं। ऐसे में मुश्किल मोदी जी के सामने है। वो एक अकेला जो सब पर भारी कहते थे वो, और छाती पीटते थे, अब वो शायद मौका नहीं है, क्योंकि छाती भी अब कमजोर हो गई है। दिल तो पहले ही छोटा था, अभी तक उनका दिल, वो एक गाना नहीं है, दिल तो बच्चा है जी। दिल बड़ा अच्छा होता है जो बच्चा रहता है, उसमें बचपने में मानवता होती है। लेकिन वो मानवता न मणिपुर में दिखाई दी, न सैनिकों की हताहत होने में दिखाई दी, न कोरोना काल में दिखाई दी, न नोटबंदी में दिखाई दी। महंगाई इतनी है, इस समय भी कोई मानवता नहीं है कि चलिए भाई गरीबों के लिए। लगातार असमानता की खाई बढ़ती जा रही है। चुनाव के समय भी मोदी के तमाम दोस्तों ने पैसा कमा लिया। सेंसेक्स पहले उठा, फिर गिरा, फिर उठा, हजारों करोड़ के बारे न्यारे हो गए। ये जो परिस्थितियां हैं पूरे देश की, उसने भारत जैसे लोकतंत्र को, जिसको मोदी जी तो कहते हैं कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, कुछ लोग कहते हैं टू मच डेमोक्रेसी है, कुछ लोगों की वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, लेकिन संसद में सवाल नहीं होंगे। संसद में सवाल पूछे जाएंगे तो टू मच डेमोक्रेसी हो जाएगी। और इसीलिए डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी बनाए रखने के लिए राहुल गांधी ने सड़क का रास्ता लिया, लोगों से जाकर के मिले, और उसका ही ये प्रभाव है और परिणाम है कि अब मोदी जी 56 इंच के बजाय वो 36 इंच की छाती पर आ गए। अब आप ये नहीं कह सकते कि एक अकेला सब पर भारी। अब तो मोदी सरकार कहना भी बेचारे भूल गए, आजकल एनडीए सरकार कहना पड़ रहा है। तो अब तो 2-2 बैसाखियों पर यह सरकार चल रही है, और हनीमून पीरियड कितने दिन का है यह भी नहीं कहा जा सकता। अब तो बीजेपी के भीतर भी सिर्फ फटौवल जारी है, रोज आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, और यहां कद घट बढ़ रहे हैं। स्पीकर पर कौन सहमति बनाएगा? राजनाथ सिंह। अब जेपी नड्डा कहां है, अमित शाह कहां है? तो अभी तो पूरा खेल शुरू हुआ है। अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। राजीव जी। जी बिल्कुल, खेल अभी शुरू हुआ है, आगे आगे देखिए होता है क्या, और क्या कुछ हो रहा है उसको बता रहे हैं, बयां कर रहे हैं राहुल गांधी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 56 इंच का जिक्र क्यों कर रहे थे राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी के काफिले पर चप्पल फेंकने वाले को नसीहत भी दे रहे हैं, और कह भी रहे हैं कि पहले ये काम नहीं हो सकता था। चुनाव से पहले की परिस्थितियां कुछ और थीं और अभी की परिस्थितियां कुछ और हैं।
और अब लोग खुलकर विरोध भी करने लगे हैं और इस बार विपक्ष भी मजबूत हुआ है। ये सारी बातें राहुल गांधी आज कहते हुए सुने गए। इन सब के क्या मायने हैं, जरा आना चाहता हूं प्रेम कुमार जी आपसे समझूं, और इससे आगे की रणनीति, आगे की राजनीति और इसमें कैसे विपक्ष आर पार की मूड में दिखाई देता है, इन सब पर जरा अपने विचार रखिए प्रेम कुमार जी, और समझते हैं कि सचमुच यहां से जो बातें उद्धव ठाकरे कह रहे हैं, जो बातें राहुल गांधी कह रहे हैं, जो बातें इंडिया गठबंधन के दूसरे नेता कह रहे हैं, उन बातों में कितना दम दिखाई देता है। शुक्रिया राजीव जी। देखिए, एक बेहद महत्वपूर्ण बात राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूल जाते हैं और फिर अलग से उस पर ट्वीट करते हैं, और उसमें पूरा सदाचार भी है, शिष्टाचार भी है, भद्रता की सीख भी है, लेकिन फिर भी जो बात है वो बात सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि वो ट्वीट इसलिए नहीं याद किया जाएगा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि ऐसा चप्पल फेंकना गलत बात है, नहीं फेंकना चाहिए। हाँ, आपको प्रकट करना हो तो अपनी लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रकट कीजिए। इस बात के लिए ये ट्वीट नहीं जाना जाएगा। ये ट्वीट जाना जाएगा कि प्रधानमंत्री जी, ये चप्पल फेंका गया है आपको, और वो विपक्ष के नेता ने अपने तरीके से कह दिया है। इंडिया गठबंधन का चेहरा है, उन्होंने कह दिया है। क्योंकि यह घटना छोटी नहीं, अब विपक्ष इस पर प्रतिक्रिया न दे, राहुल गांधी इस पर बोले नहीं, तो फिर उस चप्पल फेंकने वाली घटना का क्या महत्व है। देखिए, चप्पल फेंकने वाली घटना को सरकार स्वीकार नहीं रही है, नरेंद्र मोदी जी स्वीकार नहीं रहे हैं, लेकिन चप्पल फेंका गया है ये तो आपको स्वीकारना ही पड़ेगा। आपको खोज निकालना होगा कि किसने चप्पल फेंका। जी भाई, इस देश में कोई प्रधानमंत्री पर चप्पल फेंक दे और हमें पता ही न लगे कि किसने चप्पल फेंका, यह बहुत बड़ा सवाल है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू तो एक है, लेकिन किसने फेंका यह बड़ा सवाल है। आज देखिए, आपको याद होगा संसद में कुछ लोग कूदे थे, युवक, तो बीजेपी के सांसद ने उसको परमिशन दिलवाया था और तब वो लोग कूदे थे। कभी कुछ हुआ क्या? सिक्योरिटी ब्रीच बीजेपी के सांसद के रिकमेंडेशन से हुई। क्योंकि बीजेपी का सांसद था तो कुछ नहीं हुआ। ऐसे में मैं इसलिए बात कर रहा हूं, कहीं चप्पल फेंकने वाला भी बीजेपी का तो नहीं है कि उसको बचा रहे हैं कि छिपा रहे हैं। आपने बीजेपी सांसद को बचा लिया और उन संसद में कूदने वाले को फंसा दिया, लेकिन चप्पल जो फेंका उसको क्यों बचा रहे हो? उसको तो सामने लाओ। ये मैंने थोड़ा चप्पल पर थोड़ा ज्यादा एम्फेसाइज कर गया, लेकिन क्षमा कीजिए, पर चप्पल फेंकना इतनी छोटी भी घटना नहीं है कि जिसको सीधे नजरअंदाज कर दिया जाए। दूसरी घटना, आपने नीतीश कुमार जी की बाइट सुनाई बिहार से। ऐसा पहली बार हुआ है देश के इतिहास में 2014 के बाद कि नरेंद्र मोदी जी को कोई नेता बार बार यूपीए सरकार की उपलब्धियां बता रहा, आज तक कभी नहीं हुआ था। और आपने जहां बाइट खत्म की उसके थोड़ा आगे एक और महत्वपूर्ण बात नीतीश कुमार कह रहे थे, अच्छा हुआ कि आप आ गए, अच्छा हुआ कि आप आ गए मोदी जी। ये 3-4 बार उन्होंने कहा। आप समझिए, अच्छा हुआ कि आप आ गए, इस सेंटेंस में भी बहुत कुछ है। आप देखिए, यूपीए सरकार की लगातार वो तारीफ कर रहे हैं। जरूरत नहीं थी, इसके बगैर भी वो समारोह चलता, एपीजे अब्दुल कलाम याद कर लेते, काफी था। लेकिन बिल पारित हुआ तब हमारी सरकार नहीं थी, स्ट्रेस देके बोलते हैं, यानी यूपीए सरकार थी। बार बार कह रहे हैं कि इस पूरे नालंदा जो विश्वविद्यालय को बनाने में यूपीए सरकार का बड़ा रोल था। हाँ, उनका भी था, चूंकि उन्होंने करवाया था, उनकी मेहनत थी, ये दोनों बातें थी। लेकिन अकेले नरेंद्र मोदी की सरकार का रोल नहीं है, ये इस ध्वनि झलक रही थी। और ये ऐसा कहने के मायने हैं, नीतीश कुमार भावी राजनीति को ध्यान में रख करके बोलते हैं। वो जो हाथ अचानक पकड़ लेते हैं, देखने लगते हैं कि उंगली कि किसको वोट दिया, कब वोट दिया, दाग मिटा नहीं, उसमें भी कुछ ना कुछ होता है। देखिए, हमने भी वोट दिया, मेरे भी हाथों में दाग है। ये बच्चे बात करते हैं, हम लोग आपस में बात करते हैं, सीएम पीएम इस तरीके से बात करते हैं, तो एक अजीब और गरीब बात लगती है कि ये क्या हो रहा है,
क्या पूछ रहे हैं मोदी जी आपने कमल को ही तो वोट दिया? मतलब कुछ भी मतलब निकाले जा सकते हैं कि ये हाथ कैसा है। किसी ने, दर्शक ने कहीं मैं पढ़ा था कि ये हाथ दे दे ठाकुर, इस तरह से भी लोग सोच सकते हैं। तो कहने का मतलब ये दृश्य जो उपस्थित कर रहे हैं अलग अलग किस्म से, ये है थोड़ी सी हंसी ठिठोली जरूर हो गई, लेकिन ये गंभीर बातें, घटनाएं घट रही हैं। उद्धव ठाकरे अगर कह रहे हैं कि मध्यावधि चुनाव की तैयारी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो ये एक पैटर्न है। जो राहुल गांधी के बयान है कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार अपने ढंग से चलने वाली सरकार रही है, कभी स्ट्रेस लेकर के दबाव में नहीं, एक तानाशाही तरीके से फैसले लेकर चलने वाली सरकार रही। आज उनको जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, उसमें उद्धव ठाकरे को सोचे तो वो है कि ये फिर से चुनाव में जाना चाहेंगे ताकि ये स्थितियां बदले। लेकिन फिर से चुनाव में अभी तो पहले बहुमत साबित करिए, फिर से चुनाव तो बाद की बात होगी। स्पीकर के इलेक्शन में विपक्ष आपको घेरे के लिए विवश करेगा, डिप्टी स्पीकर की डिमांड करेगा, कहां कहां तक बचेंगे। राहुल गांधी ने कह दिया कि विपक्ष बहुत मजबूत है। राहुल गांधी लगातार डरा रहे हैं। आप समझिए, आज जो 56 इंच की बात कर रहे हैं, वो दरअसल उनको साइकोलॉजिकली डिमोलिश कर रहे हैं कि 56 इंच का सीना आज 32-34 पर आ गया। और हमने, वो आपको याद होगा, मैं पूरे पैनल को याद दिलाना चाहता हूं कि जब राहुल गांधी बोला करते थे कि ये जो मोदी की जो छवि है ना, इसको तोड़नी पड़ेगी। हालांकि जब उन्होंने कहा था तो उसको बहुत एम्फसाइज नहीं किया था, बहुत समझाया नहीं था, तो विपक्ष ने या गोदी मीडिया ने उसको गलत तरीके से पेश किया था कि देखो राहुल गांधी मोदी की छवि खराब करना चाहते हैं। लेकिन नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करके, सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करके, मीडिया का दुरुपयोग करके जो अपनी छवि बनाई, ब्रांडिंग की, वो छवि सही छवि नहीं है, वो जन सरोकार वाली छवि नहीं थी। लेकिन बनाया गया कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो कुछ भी हो सकता है, मोदी की गारंटी, तमाम चीजें जो बताई गई, लंबे समय से बताई गई। तो उस छवि को तोड़ने में, खत्म करने में राहुल गांधी ने कामयाबी हासिल कर ली है। इसका भी ऐलान आज राहुल गांधी ने किया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हमने छवि तोड़ दी, कहा ना उन्होंने, हमने मोदी की छवि तोड़ दी। तो उस छवि को जब वो तोड़ दिए हैं, इसका मतलब है कि उस राजनीति को, जो व्यक्ति परक राजनीति थी, जो बीजेपी विरोधी राजनीति थी, जो विपक्ष विरोधी राजनीति थी, जो तानाशाही राजनीति थी, जो हिटलरवादी राजनीति थी, उस राजनीति को इन्होंने छिन्न भिन्न कर दिया। यही इस चुनाव में राहुल गांधी ने देश को दिया है, यही इस चुनाव में इंडिया ने देश को दिया है, और यही इस चुनाव का टेक अवे है। इसको लेकर के राहुल गांधी बोल रहे हैं, तो समझिए कि बहुत उत्साह के साथ मध्यावधि चुनाव करने के मूड में अगर है तो हम उसका सामना करेंगे। सरकार देना हो तो हम सरकार देंगे, और विपक्ष के रूप में लड़ना हो तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। हर स्तर से आज राहुल गांधी और उनकी जो इंडिया गठबंधन की टीम है वो तैयार खड़ी है। यही आज की राजनीति का सबसे बड़ा सच है। राजीव जी जी, आज की राजनीति का सच क्या है वो, और इस सबके बीच राहुल गांधी जो बातें यहां कह रहे हैं, और सीधा हमला, नीट का मामला हो या स्पीकर का मामला हो, सीधा हमला नरेंद्र मोदी पर, नरेंद्र मोदी के ऊपर चप्पल फेंकी गई, तो चप्पल किसने फेंकी ये बात भी, और लेकिन गांधीवादी तरीके से आप विरोध कीजिए, ये भी बता रहे हैं राहुल गांधी। जरा डॉक्टर राकेश पाठक जी, कैसे देखते हैं आप राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, और यहां से कैसी चुनौती पेश करते हुए राहुल गांधी नजर आते हैं नरेंद्र मोदी के सामने? जी डॉक्टर साहब, इसको थोड़ा सा विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो कुछ नरेंद्र मोदी को सुनना पड़ रहा है, मंच पर बैठकर नीतीश कुमार के उपदेश सुनने पड़े, घर में उनके टेलीविजन तो होगा ही, चलता ही होगा, साथ लोक कल्याण मार्ग में राहुल गांधी के ट्वीट भी देखते होंगे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी होगी। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी को जो कुछ सुनना पड़ रहा है, उस पर मुझे एक शेर याद आता है। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हुक्म करें, उससे पहले ही मैं सुना देता हूं। मोदी जी की तरफ से सुनाता हूं कि तुम्हारी गैर की नासेह की अब तो सबकी सुनते हैं। नासेह यानी उपदेश देने वाला। तुम्हारी गैर की नासेह की अब तो सबकी सुनते हैं, किसी की हम नहीं सुनते थे, वो भी एक जमाना था।
नरेंद्र मोदी का वो जमाना खत्म हो गया डॉक्टर साहब। 4 जून तक वे किसी के नहीं सुनते थे, अपनी पार्टी के पदाधिकारियों की, सहयोगियों की नहीं सुनते थे, मंत्रिमंडलीय सहयोगियों की नहीं सुनते थे, अपने मन की बात करते थे एक तरफा। लेकिन ये जनता है जिसने उन्हें इस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है कि अब उन्हें सबकी सुनना पड़ रही है। उन्हें डॉक्टर राजीव रंजन की भी सुनना पड़ रही है और इस पैनल में जितने लोग बैठे हैं वे भी कुछ ना कुछ रोज सुना ही देते हैं। और इसका जो श्रेय जिसे जाता है, प्रेम जी ने जो कहा ना कि इस चुनाव का जो हासिल है, जो टेक अवे है, वो यही है कि राहुल गांधी नाम के एक आदमी ने नरेंद्र मोदी नाम के भीमकाय तिलिस्म को तोड़कर छिन्न भिन्न कर दिया है। थोड़ा सा अतीत में झांके राजीव जी, 2012, 13, 14 नरेंद्र मोदी की इमेज कैसे बनाई जा रही थी। नरेंद्र मोदी बड़ौदा के एक कॉलेज में नकली लाल किले पर, लाल किले का एक प्रतिरूप वहां बनाया गया था, उस पर से भाषण दे रहे थे गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। पूरे देश में दिखाया जा रहा था, पूरे देश में उनकी लेजर इमेज दिखाई जा रही थी। न जाने कितने 200 शहरों में, अगर मैं ठीक हूं तो 200 शहरों में नरेंद्र मोदी लेजर इमेज के साथ मंच पर दिखाई दे रहे थे और खड़े थे बड़ौदा में एक कॉलेज के प्रांगण में लाल किले के प्रतिरूप पर। उनकी इमेज ऐसी बनाई गई कि वे लार्जर देन लाइफ माइटी हिमालयन मैन है कोई, जैसा कि उन्होंने अभी अभी जुमा 4 रोज पहले स्वीकार किया चुनाव में कि वे अवतारी हैं, अविनाशी हैं, दैवी चमत्कार हैं। ये भ्रम उन्हें इसलिए हो गया कि वे 2 बार लगातार लोकसभा चुनाव जीते। कांग्रेस जैसी पार्टी, 125 साल से ज्यादा पुरानी पार्टी, लगातार अपनी दुरावस्था से गुजर रही थी। इसलिए नरेंद्र मोदी भी ये मान बैठे कि जो जनता, जो भीड़ मोदी मोदी कर रही है, उनके सहयोगी उन्हें भगवान का अवतार बता रहे हैं, तो वे सचमुच में भगवान के अवतार हैं। यही सबसे बड़ी चूक हो गई। मोदी जी को भ्रम हो गया कि वे सचमुच में अविनाशी हैं और अवतार हैं, और सामने राहुल गांधी नाम का एक साधारण मनुष्य था जिसने उनके तिलिस्म को, उनके जादू को तोड़ने के लिए क्या किया, उसे मैं थोड़ा सा आम बोलचाल की भाषा में एकदम देशज उदाहरण के साथ बताना चाहता हूं। एक मोहल्ले में एक पेड़ है जिस पर लोग, मोहल्ले वाले कहते हैं कि यहां पर कोई भूत रहता है, कोई हौवा रहता है। बच्चे वहां से गुजरते नहीं, बच्चों को डरा दिया जाता है कि वहां से मत निकलना, उस पेड़ पर एक हौवा रहता है। मोहल्ले का एक साहसी बालक निकलता है हाथ में एक पत्थर लेकर और उछालता है पूरी ताकत से। कुछ नहीं होता, कोई हौवा नहीं निकलता, कोई हौवा उसे नहीं पकड़ता। लौटकर आकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज की तारीख में बताता है कि मैंने उस हौवा का तिलिस्म तोड़ दिया है। जो आज राहुल गांधी ने कहा, ये वही पूरा का पूरा प्रकरण है। एक तिलिस्म, एक जादू, वाटर ऑफ इंडिया। आपको लगता है कि जादूगर मंच से आपको दिखा रहा है, पानी खत्म ही नहीं हो रहा, लेकिन तभी दर्शकों में से एक खड़े होकर कहता है कि ये सब नकली है, ऐसा कुछ नहीं है। वो हाथ बीच में लाकर बताता है कि पानी न तो लोटे में से निकल रहा है, न नीचे बाल्टी में टब में जा रहा है। राहुल गांधी वो शख्स हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी नाम के तिलिस्म को तोड़कर बिखेर दिया है। अब इसके क्या प्रभाव होंगे, संक्षेप में उस पर बात कर लेते हैं। इसका जो सबसे बड़ा प्रभाव होने जा रहा है वो सड़क पर दिखाई दे गया, लेकिन कल से संसद में दिखाई देगा। 3 दिन बचे हैं। राजीव जी, मैं उस चप्पल फेंकने वाली घटना के बिल्कुल साथ नहीं हूं। हम और आप सब लोग गांधीवादी हैं, गांधी मार्ग के पथिक हैं। हमारे बापू तो शब्द और विचार की हिंसा के भी खिलाफ थे। हम सब कोशिश करते हैं कि उस पर अमल कर पाए। तो राहुल गांधी ने ठीक ट्वीट किया। मुझे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगा था कि राहुल को इस बात की निंदा करनी चाहिए कि किसी ने हमारे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर चप्पल फेंक कर मारी। लेकिन किसने मारी, प्रेम जी का सवाल सही है। क्यों मारी, एक सवाल और बाकी है। अगर कोई चप्पल फेंकने की उन्माद की दशा में पहुंचता है तो उसकी हताशा क्या है? क्या वो कोई बेरोजगार युवक है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो हिंदू मुस्लिम नफरत से आगे जा चुका है? ये सारे सवाल तब सामने आएंगे जब वो पकड़ा जाएगा जिसने चप्पल फेंकी थी। मैं जिस तरफ ले जाना चाहता हूं इस विमर्श को, वो ये है कि कल जब संसद शुरू होगी तो यही राहुल गांधी आज सैकड़ों पत्रकारों के सामने जो कुछ कह रहे हैं, वे कल सामने ट्रेजरी बेंच पर बैठे हुए नरेंद्र मोदी के सामने भी
ऐसी ही बातों को दोहराएंगे, तब नरेंद्र मोदी कसमसाकर रह जाएंगे। हो सकता है वे 30-32 इंच वाले मुहावरे का जिक्र न करें, ये भी हो सकता है वे किसी दिन ये कह दें, जो मैं पिछले 15 दिनों से कहता आ रहा हूं, कि वो 56 इंच की छाती में बीच में 5 और 6 के बीच में दशमलव का चिन्ह लग गया है। 5.6 इंच की छाती रह गई है जनता के फैसले के चलते। जी। तो कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी का डर खत्म होना इस चुनाव में लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत है। किसी का भी डर क्यों होना चाहिए, न राहुल गांधी का होना चाहिए, न मल्लिकार्जुन खड़गे का, न मीडिया का, न तंत्र का। ये लोकतंत्र लोक के लिए है। डर अगर किसी के पास होना चाहिए तो उस उंगली पर स्याही लगाकर वोटिंग मशीन पर जो बटन दबा रहा है उसका डर होना चाहिए इस लोकतंत्र में। लेकिन नरेंद्र मोदी ने क्या किया पिछले 10 सालों में? खुद डरे हुए थे, इसलिए दूसरों को डरा रहे थे। क्या क्या दिलों का खौफ मिटाना पड़ा हमें, क्या क्या दिलों का खौफ जगाना पड़ा हमें। खुद डर गए तो सबको डराना पड़ा हमें। अपने दिए को चांद बताने के वास्ते, अपने दिए को चांद बताने के वास्ते बस्ती का हर चिराग बुझाना पड़ा हमें। नरेंद्र मोदी ने बस्ती के तमाम चिरागों को बुझाने की कोशिश की, लेकिन वे सारे चिराग मिलकर एक साथ जल उठे हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी का वो जो सूर्य जैसा तेज उन्हें लगता था वो मध्यम हो गया है, उस पर कुहासा छा गया है। जी राजीव जी। जी, जो उन्हें लगता था वो मध्यम हो गया है, सही आप कह रहे हैं। और कई लोगों को जो विश्लेषण करते हैं, हम आप जैसे विश्लेषक हैं, और हम लोगों को पता है कि ये तिलिस्म क्या है और इसके पीछे की राजनीति क्या है, और इस पर हम लगातार पिछले 10 साल से नहीं बल्कि पिछले 24 साल से चर्चा करते आ रहे हैं। याद रखिए, गोधरा 2002, उसके बाद से तो चर्चा कर ही रहे हैं। चलिए खैर, देश गांधी का है, महात्मा गांधी के उसूलों के साथ ये देश आगे बढ़ा है। और जो राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं, जरा उस ट्वीट को सामने ले आइए, फिर जल्दी से आते हैं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी के पास, फिर प्रशांत टंडन जी के पास आएंगे और जरा उनसे भी कुछ और भी बातें समझेंगे। इस ट्वीट में देखिए, राहुल गांधी लिख रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और महत्वपूर्ण बात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहनी रह गई, नरेंद्र मोदी और उनके काफिले पर चप्पल फेंका जाना बहुत ही निंदनीय है और उनकी सुरक्षा में गंभीर चूक है। सरकार की नीतियों पर अपना विरोध गांधीवादी तरीके से दर्ज कराया जाना चाहिए। लोकतंत्र में हिंसा और नफरत की कोई जगह नहीं है। यानी गांधीवादी तरीके से आप अपना विरोध दर्ज कराइए और यह कराया जाना चाहिए, लेकिन इस लोकतंत्र में हिंसा और नफरत की कोई जगह नहीं है। इस बात को भी आप समझिए। ये बात कह रहे हैं राहुल गांधी, और साफ साफ की निंदनीय है जो चप्पल फेंकी गई, और उससे ज़्यादा कि सुरक्षा में गंभीर चूक है। और इस चूक के बारे में हमारे साथी प्रेम कुमार जी और फिर साथ में डॉक्टर राकेश पाठक जी अभी अपनी बात रख भी रहे थे। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, ये मामला और इन सब के बीच जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 56 इंच की बात, और जिस नरेंद्र मोदी ने उनके नाम पर क्या क्या नहीं बनाया गया कि पापा ने वार रुकवा दी, ऐसे ही कुछ था शायद, किसने वार, शायद पापा ने या किसने, कुछ ऐसे ही लिखा हुआ कुछ कहा गया था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो वार रुकवा दी, ये सब उस समय कहा गया। लेकिन क्या नीट के लिए जो आज छात्र, वो भी युवा, डॉक्टर बनना चाहते हैं, यूसीजी उसमें यूजीसी, उसमें आप देखिए यूजीसी नेट, उसमें देखिए वहाँ भी गड़बड़ी, उस परीक्षा को भी फाइनली रोकना पड़ा, रद्द करनी पड़ी उस परीक्षा को भी। तो ये सब जो हो रहा है, ये कहीं ना कहीं छवि को, और लगातार आप देख लीजिए डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, जिस दिन से नरेंद्र मोदी ने ओथ लिया है, शपथ ली है प्रधानमंत्री पद की, उस दिन से कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करती हैं। ये बात नरेंद्र मोदी को, और यही बात यहां राहुल गांधी कह रहे थे कि उनकी इच्छा और उनका सपना और उनका एम सिर्फ और सिर्फ एक है आज की तारीख में, कि अपना स्पीकर हो जाए, यानी लोकसभा अध्यक्ष अपना हो जाए। कैसे देखा जाए राहुल गांधी के इस सबसे बड़े हमले को नरेंद्र मोदी पे जो कर रहे हैं? मोदी की छवि बनाई गई है। मुझे लगा कि उनका पुराना तिलिस्म टूट रहा है। वो पुराना तिलिस्म जो नकली तिलिस्म था, वाटर ऑफ इंडिया था, तो पता चल गया लोगों को कि ये पानी कहां से आता है और पानी कहां जाता है।
अब लोगों को पता चल रहा है कि ऐसी कोई बात है नहीं। और जितना खुल के राहुल गांधी ने आज कह दिया है कि 56 इंच से 30-32 इंच रह गया, मतलब आप समझ लो कि उनकी क्षमताएं आधी भी नहीं बची और स्थितियां बहुत अनुकूल नहीं है मोदी जी के। आप देश के हालात देखेंगे तो लगेगा कि नीट के परीक्षा देने वाले विद्यार्थी परेशान है, यूजीसी में जो डॉक्टर बनने वाले विद्यार्थी वो परेशान है। देश में 3 विदेशी पत्रकारों को पिछले दिनों भारत से बाहर निकाला गया है क्योंकि वे जो रिपोर्ट कर रहे थे उससे मोदी जी की छवि, भारत सरकार की वो छवि नहीं बन रही थी। यह भी एक बात है। एक खबर आई कि यवतमाल जिले में, महाराष्ट्र के यवतमाल में, जहां मोदी जी की पार्टी सहयोगी दल के रूप में है, मोदी जी के नेता उप मुख्यमंत्री हैं, वहां 152 दिन में 143 आत्महत्याएं हुई है अमरावती जिले में। उसके पड़ोसी यवतमाल में, अमरावती के पड़ोस में यवतमाल है, वहां 5 महीने के 152 दिन में 132 आत्महत्याएं हुई। यानी लगभग एक आत्महत्या हर जिले में किसान रोज कर रहे हैं और सरकार को उसकी कोई चिंता नहीं है। तो हालात अब, क्योंकि कितने दिन तक कोई अपनी शक्ल छुपाएगा, कितने दिन तक बीजेपी के नेता एक नकली छवि बना के रखते, वो नकली छवि कभी न कभी तो टूटना ही थी। और अचरज ये है कि 10 साल तक एक नकली छवि गढ़ी जा सकी और लोगों ने उस पर भरोसा किया। अब जाकर लोगों के मन से भरोसा टूटा है। और जहां तक माननीय प्रधानमंत्री जी पर चप्पल फेंकने की बात है, बहुत निंदनीय कार्य है और उसकी निंदा हम सभी कर रहे हैं, पूरा देश कर रहा है। लेकिन कभी कभी सवाल उठता कि आखिर कोई व्यक्ति इतना गुस्से में क्यों है कि वो चप्पल निकाल कर फेंक रहा है। ये भी एक सोचने वाली बात है कि जिस देश के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर भाषण गीता के प्रवचन की तरह, गीता के वाचन की तरह सुनते थे, भीड़ लगा लेते थे उनको सुनने के लिए, लाखों लोग आते थे, टीआरपी बढ़ जाती थी, उनको सुनने के लिए कोई नहीं आता। और नीतीश कुमार उनके सामने, उनकी मौजूदगी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना में बात कहते हैं कि कलाम साहब ने ये किया था। मतलब साफ है कि भाई इसकी क्रेडिट लेने की कोशिश आप मत कर लेना, आपका इसमें कोई योगदान नहीं है, ये नीतीश कुमार कह रहे हैं। स्पीकर बनाने की जद्दोजहद बीजेपी में अब भी है और लग रहा है कि किसी तरह राजनाथ सिंह जैसे वरिष्ठ नेता को जिम्मेदारी दी गई है कि वो दोनों एनडीए के सहयोगी दलों को खुश करें, पटाएं। लेकिन अब मामला बहुत आसान नहीं बचा है। देश में हर जगह देखिए हालात बिगड़ रहे हैं। जो मंत्रिमंडल उन्होंने बनाया, उस मंत्रिमंडल के लोग उनसे नाराज हैं। कोई बोलता है कि मैं वापस इस्तीफा देना चाहता हूं, किसी को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कहना नहीं आता। मतलब कितने विपरीत हालात हो गए हैं। ये सब चीजें देखो तो अचरज होता है कि हमारे देश में, इस देश में जो पार्टी कहती कि हम 240 सीटें लाएं, उसे योग्य मंत्री नहीं मिल रहे, जो 4 शब्द सही नहीं लिख सकते, उसे वो मंत्री नहीं मिल रहे हैं जो ये कहें कि मैं अपने पद पे काम करना चाहता हूं, जो विभाग दिया उसका काम फायदा पहुंचाना चाहता हूं। एक मंत्री है मांझी जी, वो जो कहते हैं कि मैंने तो माथा कूट लिया जब मुझे ये विभाग दिया एमएसएमई। यानी आपने किसी को भी कोई भी विभाग दे दिया, जो व्यक्ति काम करना नहीं चाहता, जिसकी उसमें रुचि नहीं है, और वो काम विभाग आपने दे दिए। रेल मंत्री जी हैं जो रील्स बना रहे हैं, और सुप्रिया श्रीनेत कहती है कि आखिर रेल मंत्री ये कर क्या रहे हैं, यात्रियों की सुरक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं है। 3 लाख पद रेलवे में खाली है, वो पद नहीं भर रहे हैं, बेरोजगारी है। लेकिन हम रेलों के प्राइवेटाइजेशन करेंगे, लोगों को रोजगार नहीं देंगे। तो युवा, नौकरी करने वाला, किसान, बुद्धिजीवी, पत्रकार, व्यापारी, हर व्यक्ति परेशान है। आखिर कितने दिन तक झूठा जश्न मना ले। दिवाली आ रही है, दिवाली आ रही है, दिवाली आ रही है, घर में खाने को डाले हैं, लेकिन फिर भी आदमी नकली मुस्कुराहट लेकर मोहल्ले में निकलता ताकि कोई ये ना कहे कि इसकी हालत बहुत खराब है। पर यहां तो 10 साल निकाल दिए लोगों ने माली हालत में। कभी तो ये हालत सामने आएगी ही, लोग कहेंगे कि भाई हमारी हालत ऐसी नहीं है, दिवाली है तो हम मजबूरी में मुस्कुरा रहे थे, मजबूरी में हम प्रेस किए हुए कपड़े पहन रहे थे। तो
ये सब हालात देश के हैं और प्रधानमंत्री जी को ये संदेश राहुल गांधी का मिल गया होगा और उन्हें उस संदेश को, राहुल गांधी के संदेश को सकारात्मकता से लेना चाहिए कि राहुल गांधी ने उनकी जो असलियत बखान की है, उन्हें अब उस पुराने छद्म से बाहर निकलना चाहिए और बताना चाहिए कि भाई देश के सामने ये चुनौती है और विपक्ष को, सारी पार्टियों को साथ लेके चलना चाहिए, जो उन्होंने नहीं किया। कोरोना काल में जब उनके पास मौका था कि पूरे देश को साथ लेके चलते, सारे विपक्ष को बुला के मीटिंग करते, उन्होंने नहीं किया। तो अब उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। देश अपने हिसाब से जवाब दे रहा है और अब जो बार बार कहा जा रहा है कि ये सरकार कितने दिन की है, कब बदलाव होगा, राज्यों में अब बदलाव की शुरुआत होने ही वाली है, दिल्ली में भी कब बदलाव होगा ये कहा नहीं जा सकता। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कब क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन आने वाले समय में बहुत कुछ होने जा रहा है ये दिखाई दे रहा है। और अगले 2-3 दिनों के बाद जैसे ही मंडे से लोकसभा की शुरुआत होगी, उसके बाद कहानी आप बदलते हुए देखेंगे। बहुत तेज़ी से रोज घटनाक्रम को आप बदलते देखेंगे। प्रशांत टंडन जी, आपके पास आना चाहता हूँ। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस पर चर्चा हम कर रहे हैं, उस पर आप अपनी बात ज़रूर रखिए, लेकिन उसके अलावा ये मध्यावधि का मामला क्या है? कल से मध्यावधि चुनाव को लेकर ज्यादा चर्चा चल रही है, जरा वो भी बताइए। इस बीच एक सूचना जरूर देना चाहता हूं आप लोगों को। सूचना ये है कि इलेक्शन कमीशन ने एक प्रेस नोट जारी करके ये बताया है कि इलेक्शन कमीशन के पास 11 एप्लीकेशन आए रीचेक इन के, 11 एप्लीकेशन रिकाउंटिंग के आए और 11 में से 8 एप्लीकेशन जो हैं वो लोकसभा इलेक्शन के और 3 विधानसभा इलेक्शन के आए हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये जो 8 हैं लोकसभा वाले, उसमें वाईएसआरसीपी की तरफ से आंध्र प्रदेश में 1 सीट, कांग्रेस की तरफ से 2 सीटें हैं, एक छत्तीसगढ़ और एक हरियाणा की सीट, छत्तीसगढ़ में कांकेर और हरियाणा में करनाल की सीट और फरीदाबाद की सीट भी है, 3 सीटें हैं। और फिर लेकिन यहाँ पर एक चौंकाने वाली खबर आप लोगों को बता रहा हूँ कि बीजेपी को भी शायद ईवीएम पे भरोसा नहीं है। बीजेपी ने महाराष्ट्र में अहमदनगर, महाराष्ट्र बीजेपी अहमदनगर, फिर उसके बाद बीजेपी वेल्लोर और तेलंगाना बीजेपी, ये 3 तेलंगाना में ज़ाहिराबाद और तमिलनाडु में वेल्लोर और फिर महाराष्ट्र में बीजेपी ने भी 3 सीटों के लिए रिकाउंटिंग की यहाँ पर का एप्लीकेशन लगाकर, आवेदन लगाकर इलेक्शन कमीशन से मांग की है। और उसमें कौन कौन सी, उसमें अब सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से आप एक विधानसभा में 5% से ज़्यादा आप रिकाउंटिंग नहीं करवा सकते, वो सब उसी गाइडलाइन के हिसाब से। लेकिन ये 8 सीटें लोकसभा के लिए और 3 सीटें विधानसभा के लिए ये डिमांड की गई है। विधानसभा में जो है वो आंध्र प्रदेश और ओडिशा की 3 सीटों के लिए डिमांड की गई है। वाईएसआरसीपी आंध्र प्रदेश में और ओडिशा में बीजेडी ने डिमांड की है झारसुगुड़ा के लिए। तो चलिए, ये जानकारी थी। लेकिन अब जरा मध्यावधि पे आते हैं। ये क्या बला है मध्यावधि? अभी कैसे चर्चा होने लगी प्रशांत टंडन जी मध्यावधि की? देखिए राजीव जी, 10 दिन हुए सरकार को और 10 दिन में 10 साल में जो ब्रांड बनाया गया वो 10 दिन में ध्वस्त हो गया। 4 तारीख को जब रिजल्ट आ रहे थे, तब जब स्टॉक मार्केट गिर रहा था, उसी वक्त वो ब्रांड गिर रहा था और 10 दिन में उसमें कुछ बचा नहीं है। मैं चप्पल फेंकने वाले किसी हादसे को कोई कैसे जस्टिफाई कर सकता हूँ, लेकिन जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं कि इतनी हिम्मत लोगों के अंदर पड़ रही है, हालांकि अब लोगों को अंदर हिम्मत ये आ गई है कि अब लोकतांत्रिक ढंग से भी विरोध करेंगे। सुरक्षा की चूक तो खैर बहुत बड़ी है, क्योंकि वो वीडियो मैंने देखा, कुछ उनके विंड स्क्रीन में आकर गिरा और एसपीजी के कमांडो ने उसको वापस उठा के सड़क पे फेंका। जो आवाज सुनने में आई उससे लगा कि चप्पल है, वो चप्पल के सिवा कुछ और भी हो सकता है। तो ये नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर रिव्यू करना चाहिए
कि क्या उनको इतनी ज़्यादा पब्लिक अपीयरेंस करनी चाहिए जितनी वो करते हैं। ये उनके सुरक्षा को ध्यान में रखकर ये इसका पूरा रिव्यू होना चाहिए कि मोदी जी क्या सिर्फ टीवी स्क्रीन के जरिए ही लोगों से बात करें, वो उपयुक्त होगा मेरे ख्याल से। क्योंकि अब इस तरीके का गुस्सा अगर लोगों में है और कुछ भी फेंक कर मार रहे हैं तो इसका फायदा कुछ बहुत असामाजिक तत्व और अपराधी मानसिकता के लोग भी उठा सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात की मैं ब्रांड मोदी की बात कर रहा हूँ। अब ब्रांड मोदी जी बचा नहीं। अब आप मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज देखिए, आप देखिए उनके चेहरों के हाव भाव जब नीतीश कुमार बात कर रहे हैं, आप देखिए कि जब वो बाकी पब्लिक अपीयरेंसेस हैं उनको लग रहा है कि जैसे कि वो उनके ऊपर कोई थोप दी गई है। वो उसको जो है अब वो जो एक राजा भोज वाला जो पूरा एक वो था उसको वो एंजॉय नहीं कर रहे हैं उस स्टारडम को, और वो स्टारडम बचा भी नहीं। आप देखिए चेहरा उनका, तो वो पसंद नहीं कर रहे जो नीतीश कुमार कह रहे हैं। और इन्होंने तो 2014 से पहले के भारत को ही रिकग्नाइज नहीं किया था। तो मान के चलते कि भारत आज़ादी तब हुआ, हम लोगों ने कपड़े भी पहने तभी शुरू किए, मोबाइल भी तभी इस्तेमाल किया 2014 के बाद। तो ये एक सच्चाई का सामना उनको करना पड़ रहा है। और उसका 2-3 और चीजें जो राजीव जी बहुत इम्प्लीकेशन में आपके सवाल पर आ रहा हूँ जी, मध्यावधि चुनाव के मसले पर। देखिए ब्यूरोक्रेसी एक हमने देखा कि जी कैबिनेट लगभग वही है, उन्हीं विभागों के साथ है। ये कोई बहादुरी का संकेत नहीं, ये कमजोरी का संकेत था। पहले भी मैंने कहा ये कमजोरी का संकेत था कि नरेंद्र मोदी ये हिम्मत नहीं कर पाए कि जिस कैबिनेट को जनता ने रिजेक्ट किया है, और खासकर वित्त मंत्री को और गृह मंत्री को, उनको आप बदल पाते। अब असर ये हो रहा है कि स्पीकर के चुनाव में जो सबसे पावरफुल माने जाते हैं नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह, स्पीकर के सारे कंसल्टेशंस में बातचीत में विपक्ष के साथ, सहयोगी दलों के साथ अमित शाह नहीं है शामिल। अमित शाह के घर पे भी वो बैठक नहीं हो रही है, वो बैठक राजनाथ सिंह के घर पर हो रही है और उसमें भी वो शामिल नहीं है। स्पीकर की पोस्ट पे ही टिका हुआ है राजीव जी जो आपका सवाल है जी, कि अगर स्पीकर बीजेपी जिस भी ढंग से कोशिश कर लेती है, जो मेरी जानकारी है, जो मुझे लग रहा है ऐसा कि चंद्रबाबू नायडू अभी उस पर नेगोशिएट कर रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो जिद पे अड़े हुए हैं या मान गए हैं, लेकिन वो नेगोशिएट कर रहे हैं। और उन दोनों को मालूम है, नीतीश कुमार को भी मालूम है कि अमित शाह गृह मंत्री हैं और स्पीकर अगर बीजेपी का हुआ तो जैसे शिवसेना टूटी है वैसे उनकी पार्टी टूट जाएगी और वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बात तो एक सामान्य व्यक्ति भी समझ रहा है, तो ये नेता है, ये क्यों नहीं समझ रहे होंगे, समझ रहे हैं। इसीलिए स्पीकर की पोस्ट पे आप देखिए कि कुछ ना कुछ मामला अंदर चल रहा है कि जिसमें कंसेंसस नहीं हो पाया, और उसमें डिप्टी स्पीकर का ही मामला है। यहीं से तय होगा कि ये सरकार का जीवन कितना है जी। अगर स्पीकर देखिए टीडीपी का हुआ और डिप्टी स्पीकर विपक्ष का हुआ तो ये सरकार थोड़े दिन चलेगी और उसमें नरेंद्र मोदी जी को थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, बहुत घूंट पीने पड़ेंगे कड़वे, क्योंकि वो जो नया स्पीकर होगा उसको माइक नहीं बंद करेगा। वो माइक बंद करने का स्विच केवल ओम बिरला जी के पास है जी, तो वो नहीं करेगा। तो सुनना पड़ेगा, बड़े कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे पार्लियामेंट में बैठ कर। हालांकि वो पार्लियामेंट में सदन के अंदर आते नहीं मोदी जी, लेकिन फिर भी जितना भी हो टीवी में देखेंगे वहां भी उनको सुनना पड़ेगा।
अगर वो होता है तब तो ये सरकार को मैं कहूंगा कि हाँ, ये सरकार 2 साल 2.5 साल चल सकती है कड़वे घूंट के साथ। लेकिन अगर स्पीकर बीजेपी का हुआ तो बहुत ज्यादा क्लैशेस होंगे पार्लियामेंट के अंदर और बहुत सारी भूमिकाएं बन रही हैं। नीतीश कुमार जी यूं ही तारीफ नहीं कर रहे थे यूपीए की या कांग्रेस की सरकारों की। वो बहुत सारी बातें, आप देखिए हाई कोर्ट ने 64% की सीलिंग, 65% की सीलिंग खत्म कर दी। ये नीतीश कुमार का फैसला कब था? जब वो कांग्रेस और आरजेडी के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे। अब वहां पे बड़ा दबाव बनेगा और वो बड़ा दबाव में अब इनको राजनीतिक फैसले करने पड़े, क्योंकि वो उसमें जो बेनिफिशियरी थे वो ओबीसी, दलित समाज या एसटी के लोग थे, वो थे। तो ये सब बातें ऐसी इस तरफ इशारा कर रही हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी 2019 से वही है, 18 से राजीव गौबा। ये आजाद भारत के लॉन्गेस्ट सर्विंग, सबसे लंबे समय तक अवधि में रहने वाले 3 एक्सटेंशन के साथ कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। गृह सचिव भी रिटायर नहीं हुए हैं, तमाम सचिव रिटायर नहीं हुए। अभी थोड़े दिन पहले ही विदेश सचिव को भी जो है वो एक्सटेंशन दे दिया गया, क्वात्रा जी को जी। तो ब्यूरोक्रेसी में स्थिरता है। आपको अजीत डोभाल को दोबारा लाना पड़ गया, वो सब मजबूरियां हैं। वो मजबूरियां ये बता रही हैं कि आपने एक काम चलाऊ सरकार दी है। आप नए आइडियाज के साथ, नई टीम के साथ नहीं आए। आपको मालूम है कि आपको जाना है और स्थितियां दिन ब दिन बदलती जा रही हैं। राहुल गांधी के अंदर चुनाव में सरकार ना बना पाने के बावजूद भी आपको जो कॉन्फिडेंस दिख रहा है, एक तो कॉन्फिडेंस विजिबल है कि सीटें दुगनी हो गई और काफी बड़ी संख्या में इंडिया गठबंधन है। लेकिन उसके अलावा भी जो पीछे से जो ब्यूरोक्रेसी है, उन सब के भी जो संपर्क सूत्र इन लोगों के भी होंगे, वहां से भी वो कॉन्फिडेंस आ रहा है कि उनको मालूम है कि क्या हो रहा है। जोड़ना चाह रहे हैं, 1 मिनट प्रशांत जी। जी प्रेम कुमार जी। क्योंकि चर्चा चल रही है और बहुत बड़ी खबर है, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। ये इसलिए ब्रेकिंग खबर थी तो मैंने सोचा कि इंटरप्ट जी। ये बहुत बड़ी खबर आप बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में कोर्ट से जमानत मिल गई है और कल ही उनकी जमानत पर कल और आज 2 दिन चर्चा थी और राउज एवेन्यू कोर्ट और यहां से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। एक बहुत बड़ी खबर यहां आप लोगों तक हम पहुंचा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। अभी 2 तारीख को अरविंद केजरीवाल फिर से सरेंडर किए थे, गए थे तिहाड़ जेल और आज तारीख है 20 और यानी ठीक 18वें दिन अरविंद केजरीवाल को अब परमानेंट जमानत मिल गई है। ये खबर है जो प्रेम कुमार जी दे रहे थे, ये खबर पहुंचा रहे थे। प्रशांत टंडन जी अपनी बात आगे बढ़ाइए। हाँ, अब अरविंद केजरीवाल की जो बेल आई है राजीव जी, अभी देखिए जो अब जमानत के बाद जब वो बाहर आएंगे तो पिछली बार वो मुख्यमंत्री की तरह फंक्शन नहीं कर रहे थे, अब इस बार फंक्शन करेंगे और अब ये रास्ता खुलेगा मनीष सिसोदिया के लिए भी। तो ये एक नई मुसीबत और बीजेपी के लिए और इंडिया गठबंधन के खाते में जाती है कि अपोजिशन जो है वो कितना और स्ट्रांग होगा। तो मेरा कहने का राजू जी मतलब ये कि अपोजिशन बहुत स्ट्रांग है। अब केजरीवाल भी बाहर हैं, हेमंत सोरेन भी हो सकता है कि बाहर आएंगे जल्दी। तो ये सारे फैक्टर्स ये बता रहे हैं कि ये सरकार मोदी जी खुद भी चलाना नहीं चाहते लंबे समय तक। उनका हाव भाव, फैसले करने के तरीके बता रहे हैं कि वो भी इच्छुक नहीं है। और युवा वर्ग ये पेपर लीक की वजह से लगातार जो है वो बिल्कुल उम्मीद इनसे छोड़ चुका। बहुत विरोध आगे के समय में होने जा रहा है, जो मुझे दिख रहा है कि विरोध किसानों के तरफ से और छात्रों के तरफ से तो तुरंत होने जा रहा है। तो ऐसा माहौल देश में बन रहा है कि
इस सरकार की अवधि को लेकर लगातार और रोज सवाल खड़े होंगे। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। उसके अपडेट और हम आप तक पहुंचाएंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट में मामला कल ही आपने सुना था कि इस पर बहस हुई थी और आज अभी इस वक्त जब खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी गई है शराब घोटाले का, कथित शराब घोटाला, शराब की जो नीति है उसमें उसको लेकर के बहुत सारी बातें, और उसके तहत अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था, ईडी ने गिरफ्तार किया था और चुनाव के समय 21 दिनों की अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी गई थी और उसके बाद अब उन्हें अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी गई है। उसमें और भी अपडेट के साथ हम आप तक आएंगे, लेकिन जल्दी से जी डॉक्टर राकेश पाठक जी जी, केजरीवाल को जमानत जो अवकाशकालीन न्यायाधीश हैं उन्होंने दी है, न्याय बिंदु उनका नाम है, ये अपडेट है, अवकाशकालीन न्यायाधीश है। अवकाशकालीन आप जानते हैं कि कोर्ट में अभी छुट्टी का वक्त है, यानी गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं तमाम कोर्ट्स में, लेकिन छुट्टियों के वक्त भी कोर्ट की जो कार्यवाही है वो चलती है और उसके तहत कुछ सुनवाइयां होती हैं और उसी में आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत की अर्जी उनकी मंजूर की और आज उन्हें 1 लाख रुपए के जमानत बॉन्ड पर मुचलके पे उन्हें जमानत देने की घोषणा कर दी। ये खबर अमलेंदु जी जल्दी से आपके पास आना चाहता हूं और हम चर्चा कर रहे हैं इधर दूसरी, अब अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद इंडिया गठबंधन में एक मजबूती और दिखाई देगी, साफ साफ ये दिखता है। और क्योंकि और शायद इसके साथ साथ उधर झारखंड में अब एक रास्ता और खुलेगा हेमंत सोरेन के लिए भी, ये भी देखेंगे। तो राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं उनकी बातों को दोहराने वाले अब कई नेता बाहर नजर आएंगे और उनमें से 2 प्रमुख नेता, एक अरविंद केजरीवाल कल तक बाहर आ जाएंगे और दूसरे प्रमुख नेता हेमंत सोरेन को भी हम देखेंगे। कैसे देखा जाए? मोदी जी की छाती जो है वो संसद से लेकर सड़क तक नापी जाएगी कि ये 56 इंच थी भी कि नहीं थी। अब ये परिस्थितियां पैदा हो गई हैं। कुल मिलाकर के जितनी लफाजी पिछले 10 वर्षों में हुई है उन सबका हिसाब किताब करने का समय लगता है नजदीक आ रहा है। क्योंकि अब जिस तरीके की परिस्थितियां उनमें ये साफ दिखाई पड़ रहा है राजीव जी कि ये सरकार जो है वो डगमगाती हुई सरकार है और इस पर ना मोदी जी को भरोसा है और ना मोदी जी के जो सहयोगी हैं उनको मोदी जी पे भरोसा है। विश्वास का संकट इस सरकार का सबसे बड़ा संकट राजीव जी है और ये विश्वास जो है सरकार के जो सहयोगी दल हैं और बीजेपी है उसके बीच में राकेश पाठक जी जी डॉक्टर साहब, खबर और आ गई है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने भर्तृहरि मेहताब, उनको लोकसभा के सदस्य हैं, उनको प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर दिया है। जी, भर्तृहरि मेहताब उड़ीसा से आते हैं, उन्हें प्रोटेम स्पीकर अभी नियुक्त किया 1 मिनट पहले। जी देखिए, प्रोटेम स्पीकर की बात चल रही थी और कांग्रेस के सुरेश का नाम चल रहा था क्योंकि सबसे पुराने, सबसे ज्यादा समय तक 8 बार के सांसद वो, और इनका नाम सबसे ऊपर था। लेकिन भर्तृहरि मेहताब का नाम यहां प्रोटेम स्पीकर के रूप में, आप जानते हैं दोस्तों प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। प्रोटेम स्पीकर जो कुछ देर के लिए बनाए जाते हैं, वो स्पीकर, जो स्पीकर ओरिजिनल स्पीकर जब आएंगे चुन करके, उनसे पहले जो लोकसभा की जो कार्यवाही होती है उस कार्यवाही को संचालित करता है प्रोटेम स्पीकर, और एक बहुत अहम रोल होता है और उन्हीं के तहत जितने भी सांसद हैं वो भी शपथ लेंगे और उनके साथ साथ ये जो चुनाव की प्रक्रिया है ये भी चलेगी। इसके बाद ये काम सौंपा जाएगा नए स्पीकर को। तो प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब को, जो ओडिशा से ही सांसद हैं उनको, और आप जानते हैं कि ओडिशा से ही बिलोंग करती हैं राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू, इनको चुना गया है। तो एक पे एक अभी इसी चर्चा के दौरान देखिए 2 ब्रेकिंग खबर आप तक हम पहुंचा चुके हैं। एक, अरविंद केजरीवाल को परमानेंट जमानत मिल गई है, वो भी बिल्कुल लोअर कोर्ट से, और यह माना नहीं जा रहा था, यह समझा नहीं जा रहा था कि लोअर कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाएगी, लेकिन वहां से यह जमानत मिल गई। चलिए खैर, अमलेंदु उपाध्याय जी आप अपनी बात आगे बढ़ाइए, तब तक हम कोशिश करते हैं कि आम आदमी पार्टी से किसी को हम जोड़ें ताकि और भी इस पर जानकारी हम हासिल करेंगे। लेकिन अपनी बात प्लीज आगे बढ़ाइए। राजीव जी, राहुल गांधी आज दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे, देखिए वो बातें किस तरीके से सच होती हुई दिखाई पड़ रही है।
न्यायपालिका के ऊपर जो दबाव थे वो आप देखिए दबाव किस तरीके से हटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वरना क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि पीएमएलए एक्ट का कोई मुकदमा हो और उसमें लोअर कोर्ट से जमानत मिल जाए, और हाई प्रोफाइल केस में नहीं हो सकता था। अब एक लोअर कोर्ट से ही जमानत मिल रही है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से मोदी जी का तिलिस्म टूट रहा है। दूसरा, राजीव जी, राहुल गांधी आज ही कह रहे थे कि मोदी जी की सिर्फ एक चिंता है, किसी भी तरीके से स्पीकर उनका बन जाए। वो देखिए अब सामने आ गया कि भर्तृहरि मेहताब जो है उनको बना दिया गया है। पहले वो बीजू जनता से सांसद हुआ करते थे और इसी चुनाव में वो इस्तीफा देकर के बीजेपी में शामिल हुए थे और बीजेपी से वो हैं। यानी जो पैनल होता है लोकसभा संचालन का, उसमें वो पहले से थे। मतलब कई बार उन्होंने ओम बिरला की अनुपस्थिति में सदन का संचालन किया है। यानी कि के सुरेश को जो अब तक की परंपरा है राजनीति की, सबसे सीनियर को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, उसको ना बना करके राष्ट्रपति ने भी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा जो है वो लागू किया है, ये एक तरीके से समझा सकता है। इसका मतलब साफ है राजीव जी कि नरेंद्र मोदी की चिंता सिर्फ यही है कि किसी तरीके से स्पीकर उनका बन जाए, सरकार किसी भी तरीके से विश्वास मत हासिल कर ले, उसके बाद फिर जो है वो 6 महीने का समय गुजारा जाए, उसके बाद फिर कुछ उल्टा सीधा किया जाए। तो वो जो उल्टा सीधा क्या है ये देखना होगा। जो आपने प्रशांत जी से सवाल पूछा था, इसी में जवाब छिपे हुए हैं सारे कि नरेंद्र मोदी को आखिर अपना स्पीकर ही क्यों चाहिए है। और प्रोटेम स्पीकर भी आप जो है वो संसदीय परंपराओं के अनुसार अगर राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करती हैं तो इसके पीछे छिपे हुए संदेशों को अच्छे तरीके से समझा सकता है। लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है, राहुल गांधी ने जिस तरीके से आकर के आज बातें की हैं, और कल राहुल गांधी के जन्मदिन पर जिस तरीके से जो यूथ ब्रिगेड है विपक्ष की, खासतौर से इंडिया गठबंधन की राजीव जी, उसने जिस तरीके से संदेश दिया है और राहुल गांधी के सुर में सुन रहे हैं, उससे ये साफ समझा जा सकता है कि चौराहों पर इंतजार किन्हीं महामानव का लोग बहुत कर रहे हैं। जी, लेकिन उधर जेल से भी बाहर निकलते हुए एक नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल, और इधर नरेंद्र मोदी की आप बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अभी वाराणसी गए थे, उनके काफिले पर अगर चप्पल फेंक कर किसी ने अपना विरोध दर्ज कराया है तो ये काफिला नहीं बल्कि उनकी कार के ऊपर, और ये अपने आप में एक दुखद पहलू तो है ही, लेकिन साथ साथ आखिर विरोध के जो स्वर हैं इतने मुखर क्यों हो रहे हैं ये भी जानना समझना जरूरी है, जिसकी चर्चा हमारे साथी प्रेम कुमार जी और आप तमाम साथी कर भी रहे थे, और ये बहुत महत्वपूर्ण है इसकी चर्चा। लेकिन इस बीच दो बहुत बड़ी खबरें, एक अब प्रोटेम स्पीकर का चुनाव राष्ट्रपति जी ने कर दिया है। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्मदिन भी है, और अपने जन्मदिन पे उन्होंने प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब को की घोषणा कर दी है। हालांकि ये घोषणा कल भी कर सकती थी, परसों भी कर सकती थी, लेकिन आज करने का मकसद शायद यही हो कि चलिए एक गिफ्ट लोकसभा को पहले से हम दे देते हैं। के सुरेश सबसे पुराने सांसद हैं इसी लोकसभा में, लेकिन उनका नाम नहीं आया और भर्तृहरि मेहताब का नाम आया। चलिए जिसका भी नाम आए, लेकिन कार्यवाही सुचारू ढंग से चले इसकी उम्मीद सब करते हैं। तो एक तरफ लोकसभा, दूसरी तरफ इधर दिल्ली में घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदलते हुए हम देख रहे हैं, और चौथी तरफ राहुल गांधी नीट के मामले में छात्रों से मिलते हैं। 10 जनपद पे छात्र आते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसके बाद वो जाते हैं, छात्र वहां उनसे मिलते हैं जो छात्र इस परीक्षा के कारण परेशान हुए हैं, उनकी बात सुनते हैं राहुल गांधी। लेकिन उससे पहले मीडिया के सामने जब आते हैं तो वो सीधा हमला बोलते हैं नरेंद्र मोदी पर और कहते हैं कि उनकी चिंता सिर्फ और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सिर्फ और सिर्फ स्पीकर है। स्पीकर तक हम फिर से चलेंगे, लेकिन सर्वेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता भी हैं। सर्वेश जी, आपका स्वागत करता हूं। और आप सबके लिए एक बड़ी खबर इस वक्त है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, आपके नेता अरविंद केजरीवाल अब जल्दी, उम्मीद करता हूं कल बाहर आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये जो घटनाक्रम है बहुत तेजी से बदलते हुए, इस घटनाक्रम में आपकी पहली प्रतिक्रिया कैसे? लोअर कोर्ट से क्या आपको उम्मीद थी? यह अवकाश प्राप्त लोअर कोर्ट है, न्याय बिंदु जो न्यायाधीश हैं उन्होंने इसकी घोषणा की है, और क्या अपडेट है सर्वेश जी? देश के लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत है। जितने भी लोग राजनीतिक रूप से इस देश में इस तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे थे, जितने भी लोगों की आवाज को दबाई जा रही थी, उनके लिए एक बहुत बड़ी जीत है। बहुत बड़ी जीत उन लोगों की तभी भी हुई जब नरेंद्र मोदी जी को जो परिणाम मिले, जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को परिणाम मिले, वही एक देश की जनता की बहुत बड़ी जीत थी। हम लोग को न्यायालय से बहुत ही उम्मीदें थी और उस उम्मीद के अनुसार आज का ये परिणाम आया है।
आम आदमी पार्टी और हमारे नेता शुरुआत से कहते थे कि ये एक फर्जी भाजपा का मनगढ़ंत घोटाला है। जिस दिन भी किसी न्यायाधीश ने 4 सवाल तगड़े करने शुरू कर दिए, ईडी वालों की पोल खुल जाएगी। आपने देखा ही किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट जब सवाल कर जी सर्वेश जी डिस्कनेक्ट हो गए। जी सर, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी हूं। जी प्लीज देखिए, मैं इस केस में खुद मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी हूं। मैं इस केस में और इतनी बड़ी प्रोमिनेंट एजेंसी के कार्यप्रणाली से रूबरू हूं और इस देश की राजनीतिक जनता को, युवाओं को, सबको बोलता हूं कि अगर आप सत्ता से लड़ने की ताकत रखते हो, नरेंद्र मोदी जी का कोई अस्तर नहीं है, वो आपसे किसी भी स्तर तक लड़ाई करेंगे। लेकिन आप डरपोक लोग हैं। ये डराएंगे कि आपको जेल में भेज देंगे, ये डराएंगे कि फर्जी केस कर देंगे। लेकिन जब आप अरविंद केजरीवाल बन जाओगे, जब आप संजय सिंह बन जाओगे, जब आप मनीष सिसोदिया बन जाओगे, और तो इनकी ये हक्के बक्के रह जाएंगे। इनकी सिटी गुल जो आया है, ये पूरे देश के सामने एक आईना है कि कैसे एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया गया, कैसे चुनाव के बीच में एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को गिरफ्तार किया गया। इस देश में इस लोकतंत्र की हत्या करने के समान ये कदम था और न्यायालय का धन्यवाद करते हैं। क्या ये एक सरप्राइज की तरह नहीं है आप लोगों के लिए? क्या आपने उम्मीद की थी कि लोअर कोर्ट से इतना बड़ा मतलब सरप्राइज आपके लिए आ जाएगा? आप लोगों ने उम्मीद की थी कि ये जो केस अभी हम लोग लोअर कोर्ट में लेके गए हैं, जमानत अर्जी जो लोअर कोर्ट में लेके गए हैं, उस पर इतनी जल्दी फैसला आ जाएगा? देखिए, जरूर है कि जिस तरीके के पुराने परिणाम रहे हैं मनीष सिसोदिया जी के केस में, सांसद संजय सिंह जी के मामले में, कई बार हमारी पार्टी को व्यक्तिगत रूप से भी कई बार हम लोग निराश होते हैं। लेकिन हम लड़ने का जो हमारा एक मादा है, लड़ने की जो शक्ति है वो कम नहीं होती। उम्मीदें पूरी रहती हैं। केस देखिए, सच्चाई की जब लड़ाइयां होती हैं तो ऐसी ही हैं और तमाम समय में ऐसे लड़ाइयां हुई हैं। राजनीतिक रूप से जब भी किसी केस को लड़ा जाता है तो पता ही है कि वो एजेंसी तो लड़ाई लड़ नहीं रही है, उसके जो आका हैं वो लड़ रहे हैं। तमाम ऐसी चीजें हैं, क्योंकि मैंने तो आपको बताया कि मैं इस केस में खुद आरोपी हूं और मैंने झेला है कि किस तरीके से अफवाहों को फैलाया गया, किस तरीके से इस पूरे केस के जरिए चुनाव लड़ने की भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की। तो ये सच्चाई की जीत है, अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी की जीत है। हमारे नेता मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी भी जेल में हैं। निश्चित रूप से वो लोग भी जेल से बाहर आएंगे और मैं चाहता भी हूं कि इस पूरे देश में इस केस पे चर्चा हो। मैं चाहता हूं सत्येंद्र जैन जी के भी केस पे चर्चा हो, जिसको सीबीआई ने 2017 में ही बंद कर दिया था और ईडी ने दोबारा खोल के 2 साल 3 साल से ज्यादा समय से उनको जेल में रखी हुई हो। देश में ये सब चर्चाएं होने चाहिए। नरेंद्र मोदी जी के राज में जिस तरीके से संस्थाओं को मारा गया, इस तरीके से संस्थाओं की हत्या की गई है, ये निश्चित रूप से ऊपर से लेकर नीचे तक का तंत्र उससे प्रभावित है। उसमें आम आदमी पार्टी भी एक है। आम आदमी पार्टी के लिए कितनी बड़ी राहत की बात है ये इस वक्त, जबकि अभी परसों से 3 दिन बाद लोकसभा का सत्र शुरू हो रहा है, विशेष सत्र शुरू हो रहा है। उस लिहाज से देखा जाए तो, और अंदर क्योंकि अभी आप लोगों को घेरने की कोशिश हुई दिल्ली में, पानी की किल्लत के कारण, गर्मी के कारण, बिजली के कारण, ये तमाम मसले थे। अब कितनी बड़ी राहत आप लोग महसूस कर रहे हैं? आगे की योजना क्या दिखाई दे रही है? और क्या अरविंद केजरीवाल के लिए आज ये वो बाहर आएंगे या कल आएंगे? क्या कुछ सूचना है सर्वेश जी? देखिए, नियमतः वो कल ही आएंगे, वो आदेश पहुंचेगा, उसमें अभी बेल बॉन्ड के आधार है, वो सब चीजें होंगी। लेकिन पूरे दिल्ली और पूरा देश जानता है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी जेल के अंदर थे, तभी भी दिल्ली के हकों की लड़ाई लड़ते थे। दिल्ली में पानी की समस्या चल रही है, हरियाणा पानी छोड़ने को तैयार नहीं है। कैसे कल से हमारे जल मंत्री आतिशी जी का अनशन भी इसी मामले पे शुरू होना था। देखिए, दिल्ली को उन्होंने एक मॉडल बनाया है दिल्ली में काम करके, और दिल्ली की जनता उनको पसंद करती है। और दिल्ली के लिए जहां भी एक अच्छे नेता की जिम्मेदारी भी वही, वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं और वो हमारे पार्टी के शीर्ष नेता हैं। हम लोगों की ताकत है, पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत है, उनके आने से बल मिलेगा। जिस तरीके से दिल्ली में तानाशाही चल रही है अभी भी नरेंद्र मोदी और उनके अधिकारियों की, स्वास्थ्य मंत्री को ट्विटर से लेके चिट्ठियां जारी करनी पड़ रही हैं, होम मिनिस्टर को चिट्ठियां लिखनी पड़ रही हैं कि स्वास्थ्य मंत्री जब दिल्ली में इस तरीके की हीट वेव के हालात हैं तो बिना मुझसे लिए छुट्टी पे गया हुआ।
वो आईएएस की पढ़ाई करके एक आदमी आया, छुट्टी पे गया हुआ है, वो आदमी कहने रहा, समझिए किस तरीके की वो गद्दारी कर रहा है इस देश से। इस दिल्ली से मंत्री का फोन नहीं उठा रहे हैं, मंत्री का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, दिल्ली हीट वेव में इस तरीके से हालात हो रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री बिना मंत्री के सैंक्शन के छुट्टियों पे पड़े हुए। तो निश्चित रूप से दिल्ली की जनता के हकों की जो लड़ाई है उसमें अरविंद केजरीवाल का आना एकदम मजबूत देगा। और हमें भी पता है कि नरेंद्र मोदी जी जैसे बड़े तानाशाह से लड़ने के लिए देश में अरविंद केजरीवाल की जरूरत है, और वो जनता के जब सामने होंगे तो लड़ाई हम मजबूती से लड़ेंगे। जी, जब अरविंद केजरीवाल जी अभी सरेंडर कर रहे थे तो उस समय उन्होंने बहुत सारी बातें आखिरी में अभिभाषण देके गए थे आप लोगों के बीच, अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया था और इस लड़ाई को आगे बढ़ाने की बात कही थी। इंडिया गठबंधन की भी बात हुई थी। अब यहाँ से इंडिया गठबंधन आगे की रणनीति थोड़ा सा उस पर भी प्रकाश डालिए कि क्या कुछ दिखाई देता है, क्योंकि एक लड़ाई तो दिल्ली की आप लोग लड़ रहे हैं, लेकिन एक लड़ाई वहाँ केंद्र की कुर्सी की भी है। भले आप लोगों के पास 3 सीटें हैं, लेकिन बहुत मजबूत गठबंधन आप उसके हिस्सा हैं। उस लिहाज से भी आपसे समझना चाहता हूं कि क्या कुछ रणनीतियां आगे की होंगी आम आदमी पार्टी की। देखिए, निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन ने बहुत मजबूती से इस लोकसभा का चुनाव लड़ा है, और लोग जो इंडिया गठबंधन का हमारा मुद्दा था वो एक बहुत ही बड़ा मुद्दा था। और हमारे पार्टी के नेताओं ने भी कहा, हमारे शीर्ष नेताओं ने कहा कि हम छोटे मनमुटावों को भुलाकर लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई थी इस तानाशाह को भगाने की, लड़ाई थी उसके तानाशाह के एरोगेंस को कम करने की, लड़ाई थी उनके वो जो एजेंसियों के माध्यम से पार्टियों को तोड़ रहे थे, नेताओं को जेल में डाल रहे थे, उसको खत्म करने की। वो देश की जनता ने वो परिणाम दिया। देखिए, आपसी जो मामले हैं वो हम निपटा लेंगे, वो छोटे मामले थे वो निपटाएंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन एक बड़े कॉज के लिए एक साथ था और वो कॉज में हम सफल होते दिख रहे हैं। और इस देश की जनता का शुक्रिया अदा करेंगे, जो एक देश का हमारा संविधान है, बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है, उसको हम शुक्रिया अदा करेंगे कि जिसकी वजह से एक इतने बड़े तानाशाह को उसकी हैसियत दिखाई गई, उसको दिखाया गया कि जनता, लोकतंत्र में लोक की ताकत बहुत बड़ी होती है, आप संभल जाइए। और उससे आप अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं, उस लड़ाई को और आगे बढ़ाना है। देखिए, 21वीं सदी की भारत में हम नफरत की बुनियाद पे हिंदुस्तान को खड़ा नहीं कर सकते हैं। 21वीं सदी के इस भारत में जब हम नासा की बात करते हैं, जब हम चांद पे प्लॉटिंग की बात करने लगे हैं, उसमें हम किसी 15वीं सदी को लेके 2 गुटों को लड़वा नहीं सकते हैं। तो इस दौर में जरूर से लोगों को भगाया जाए, और इंडिया गठबंधन का वो मुख्य उद्देश्य है, हम लोग उस पर मिलजुल के काम करेंगे। और इंडिया गठबंधन का जो मुख्य काम है, संसद का सत्र शुरू होने वाला है, आप देखेंगे कि उसमें जी बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश जी, समय निकाल कर इस गंभीर मसले पे और बहुत इंपॉर्टेंट मसले पे चर्चा के लिए आपने वक्त निकाला। और बहुत बड़ी राहत की खबर आप लोगों के लिए कि अब अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है, वो बाहर आएंगे कल, जहां तक आप उम्मीद जता रहे हैं। और इसके साथ साथ आप लोगों की आगे की रणनीतियां, दिल्ली सरकार की, पंजाब सरकार की, और साथ साथ यानी आम आदमी पार्टी की, और इसके साथ साथ चूंकि इंडिया गठबंधन के आप घटक दल हैं और उसमें आगे क्या कुछ होने जा रहा है, इन सब पे आप अपनी बात यहां रख रहे थे। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद सर्वेश जी। और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, और सीधा आप लोग जैसा जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल को अभी जमानत की घोषणा हो गई है, ऑर्डर हो गया है, और कल अरविंद केजरीवाल अब तिहाड़ से बाहर आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि यहां से इंडिया गठबंधन को एक और मजबूती, एक मजबूत नेता बाहर निकलकर और कई मसलों पर अपनी आवाज बुलंद करते हुए दिखाई देगा। प्रोफेसर रविकांत जी, दोबारा एक बार आना चाहता हूं, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा। ये जो खबरें हैं बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हम लोगों के बीच, और एक तरफ राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनकी चर्चा हम कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी के ऊपर चप्पल फेंक कर विरोध जताया जाता है, इसकी चर्चा भी हम कर रहे हैं। चर्चा ये भी कि अब प्रोटेम स्पीकर का चुनाव कर चुकी हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इसकी चर्चा भी हम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ देश में युवाओं के साथ, नौजवानों के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी चर्चा भी कर रहे हैं। और इन सब के बीच एक खबर और भी जिसकी चर्चा प्रशांत टंडन जी कर रहे थे, वो ये कि मध्यावधि चुनाव की सुगबुगाहट भी दिखाई दे रही है, जिसके बारे में कह रहे थे उद्धव ठाकरे। और वो कह रहे थे कि अगर ऐसा होगा तब भी हराएंगे, और पहले तो ऐसा हम होने नहीं देंगे, इसलिए क्योंकि इंडिया गठबंधन सरकार पर काबिज होगा। कैसे देखते हैं इसको? आपको क्या लगता है कि अगर ऐसी परिस्थितियां आती हैं
कि नरेंद्र मोदी की ये जो सरकार है, एनडीए सरकार जिसको कहते हैं, एनडीए सरकार गिर जाए तो इंडिया की सरकार बनेगी, आपको लगता है? देखिए राजीव जी, नरेंद्र मोदी को इस समय एन नाम का फैक्टर बड़ा परेशान कर रहा है। एक तरफ तो बेचारे एनडीए की सरकार चला रहे हैं, फिर नीट का पेपर लीक हो गया, एनटीए बदनाम हो गया, और उसके अलावा एक नायडू और नीतीश बाबू हैं, वो डिमांड उनकी हो रही है कि साहब अमरावती के लिए 16,000 करोड़ रुपया चाहिए। इधर नीतीश कुमार ने सामने बिठा करके उनको सुनाया। इतना मोदी जी कहाँ सुनने उनने के आदि है। असल नरेंद्र मोदी कभी गठबंधन सरकार चलाने के हैबिचुअल रहे ही नहीं। एक अकेला सब पर भारी, ये वो सोच करके चलते थे, लेकिन इस समय उनके हालात बेहद खराब हैं। हर रोज मुझे लगता है कि कोई ना कोई झटका नरेंद्र मोदी को लग रहा है। राजस्थान में आप चले जाइए, छोटे छोटे नेता वहां पर आंखें तरेर रहे हैं। यहाँ एकनाथ शिंदे आंखें तरेर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ हिंदू युवा वाहिनी की मीटिंग कर रहे हैं। मोहन भागवत उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी चारों तरफ से घिर गए। ऐसे में उनके पास एक विकल्प है। अभी तो स्पीकर वाला ही मामला है, उसमें चंद्रबाबू नायडू खामोश है, अभी तक उन्होंने रजामंदी नहीं दी है। तो मोदी जी के लिए एक एक दिन भारी पड़ रहा है, और जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन से नरेंद्र मोदी के बुरे दिन शुरू हो गए। इस देश के लोगों के अच्छे दिन तो कभी नहीं आए, लेकिन 4 तारीख से मोदी जी के बुरे दिन शुरू हो गए, और वो रोज ही इस तरह की परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। बनारस में जो हुआ उस पर हम लोग जिक्र कर चुके हैं, और इस समय रोज डिमांड होगी अभी तो नीतीश और नायडू बाबू की। और फिर इस बार विपक्ष बहुत मजबूत है सदन में, और स्पीकर साहब के हाथ से अगर वो स्विच निकल गया तो फिर क्या होगा, जवाब आप कैसे देंगे। इसीलिए मोदी जी चाहते हैं, जो उद्धव ठाकरे ने कहा कि मध्यावधि चुनाव हम करा लीजिए जी, वो मैसेज ये देना चाहेंगे लोगों को कि साहब देखिए हम काम नहीं करने पा रहे। हम जब पूर्ण बहुमत के साथ होते हैं, मजबूत होते हैं, तभी हम काम कर पाते हैं। तो इस मैसेज के साथ वो चुनाव में जाना चाहेंगे, लेकिन चुनाव के पहले सरकार इंडिया अलायंस की बन सकती है। और इसलिए बन सकती है कि जो एन फैक्टर हैं, यहां तो एक विक्रम है और 2 बेताल हैं। कब कौन डाल पर होगा, कब कौन पीठ पर होगा, ये नहीं पता मुझे। तो उनकी जो डिमांड है, उनकी जो मुश्किलें हैं, उससे घिरे होंगे, और ये देश मध्यावधि चुनाव की तरफ नहीं होगा, बल्कि एक परिवर्तन की तरफ होगा। जो रिजल्ट लोगों ने दिया है, लोगों ने नकारा है, रिजेक्ट किया है नरेंद्र मोदी को जी, बावजूद इसके वो सरकार बनाने में सफल हो गए। तो मुझे लगता है कि ये देश चुनाव की तरफ नहीं, बल्कि जो विकल्प है उसकी तरफ जाएगा। इंडिया की सरकार बन सकती है, और यही नीतीश, वो तो वैसे भी पलटी मारने में माहिर है, और जो भाषण इस समय दे रहे हैं उससे भी लगता है कि मोदी जी कुछ मोदी जी के सामने कुछ खेल करने जा रहे हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। प्रेम कुमार जी, जरा आपके पास आना चाहता हूं और समझना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल को अचानक जमानत, उसके क्या मायने हैं, और यहां से इंडिया गठबंधन और कितना मजबूत दिखाई देता है? क्योंकि बात इसलिए अचानक की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लोअर कोर्ट से, और अभी शाम तक हम लोग जब ये कार्यक्रम कर रहे थे तब तक कहीं से कोई खबर नहीं, कोई सुगबुगाहट नहीं थी। ये आम आदमी पार्टी तक को पता नहीं था कि ये एक सरप्राइज मिल जाएगा, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाएगी। और अब इस जमानत के बाद क्या जरा उस पहलू को भी समझा जाए जिसके बारे में राहुल गांधी कह रहे थे कि पहले और अब में बहुत फर्क है। क्या इसको भी उस हिसाब से भी देख सकते हैं क्या? जुडिशरी पर हम ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी देश के लोकतंत्र के लिहाज से भी लोअर कोर्ट से जमानत नहीं मिलती थी इस मसले पे, मनी लॉन्ड्रिंग केस। बिल्कुल राजीव जी, सरप्राइज शब्द जो आपने निकाला है उसमें वो बचाव भी है कि जुडिशरी का सम्मान भी करें, क्योंकि सरप्राइज वर्ड बहुत कुछ वेग है। देखिए, जब अरविंद केजरीवाल को
समन के दौर में जब सुप्रीम कोर्ट में चर्चा चली थी तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से सीधे कहा था कि आपके पास तो मनी ट्रेल ही नहीं है, आप लोअर कोर्ट में प्रोसीड कैसे करेंगे, तुरंत आपको छोड़ना पड़ेगा, याद है? वहां से शुरू कीजिए। इसका मतलब सरप्राइज फैक्टर ये नहीं है जो आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने छोड़ा है। इसको तो हम सरप्राइज फैक्टर इसलिए मान रहे हैं कि हमने न्यायालय से लगातार सरप्राइजिंग फैसले देखे हैं। इसलिए जो जेन्युइन फैसला है, जो पहला मैं सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट को कोट करता हूं, उसी को स्टेटमेंट के हिसाब से राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी है। तो ये सरप्राइजिंग नहीं है। सरप्राइजिंग हमें लग रहा है क्योंकि बीते दौर में लगातार सरप्राइजिंग फैसले आए। इसको माहौल बदलना बोलते हैं। आप सही कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो कहा कि माहौल बदला है, और इसमें कहने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि जुडिशरी कंप्रोमाइज रही है। लंबे समय से अपोजिशन को, नेताओं को पकड़ पकड़ कर जेल में डाला जाता है। खुद जुडिशरी के स्टेटमेंट से मैं ये बात कह रहा हूँ, मैं कोई आरोप थोड़े लगा रहा हूं। हेमंत सोरेन के मामले की सुनवाई करते हुए ईडी को जिस तरीके से कोर्ट ने कहा था, बताया था कि भाई आप कैसे आपका ये मामला चलेगा, वैसे ही लता, लेकिन सिर्फ है कि टिप्पणी करके छोड़ दिया। जो राहत मिलनी चाहिए थी उसको नहीं मिला, क्योंकि वो उसका गुनाह था कि वो विपक्ष का नेता है, विपक्ष की ओर से मुख्यमंत्री है। आप देखिए, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते हुए आचार संहिता लागू होने के बाद जेल भेजे गए। भाई मजाक बात थोड़े है। वो तो बाद में आपने डेमोक्रेसी में इक्वल फील्ड पर इतना हंगामा हुआ तो न्यायालय ने इक्वल फील्ड के आधार पर वो भी इस ऐसी शर्त लगा दी। राजीव जी, मैं अगर अरविंद केजरीवाल जी के पास सामने होता उनकी जगह पे, तो मैं कहता ही नहीं, स्वीकार नहीं करता। मैं कहता जेल में रहना मंजूर है, मुख्यमंत्री का अधिकार छोड़ के हम जाएंगे क्या? मुख्यमंत्री का अधिकार रखवा करके जेल से रिहा किया। ये भी एक जुडिशरी का एक ऐसा एग्जाम्पल है जो हम सोच सकते थे ना खत्म कर सकते, मान सकते थे, क्योंकि जुडिशरी खुद कहती रही, कई याचिकाएं खारिज हुई कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए कि नहीं, जेल से मुख्यमंत्री का अधिकार चलाने का राइट है कि नहीं। जुडिशरी ने कहा कि हम इसका फैसला नहीं कर सकते। जब आप इसका फैसला नहीं कर सकते तो मुख्यमंत्री के अधिकार को मुलतवी करने का फैसला कैसे कर सकते हैं? जी, ये सवाल है। अलग बात है कि अरविंद केजरीवाल जी ने उठाया नहीं, क्योंकि उनको रिहाई चुनाव में जरूरत थी। लेकिन चुनाव के दौरान आप इक्वल फील्ड्स भी बोलते हैं, गिरफ्तारी भी होने देते हैं, छोड़ भी देते हैं, और इलेक्शन खत्म, बात खत्म, चुनाव खत्म, बात खत्म। तो जो मकसद था अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने का, मोदी सरकार ने पूरा कर लिया। अगर ये बदनाम नहीं होते अरविंद केजरीवाल तो 7 सीट क्या बीजेपी जीत ले जाती। चुनाव में हराना उनका मकसद था, बदनाम करना उनका मकसद था। उस मकसद को जुडिशरी के जरिए उन्होंने पाया, जुडिशरी ने कोऑपरेट किया। मैं बोलूंगा इसके कुछ गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं, लेकिन मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। जुडिशरी इस्तेमाल हुई है, ये दिख रहा है। जुडिशरी के शब्दों को मैं कोट करके कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के शब्दों को कोट करके कह रहा हूं कि कहीं मनी ट्रेल नहीं है, ये तो चलेगा ही नहीं ट्रायल कोर्ट में। और नहीं चला कहने का मतलब जमानत देनी पड़ी। नहीं, आप तो चल रहा है, कुछ गलत नहीं कह रहे हैं। सीजेआई ने खुद इस मसले को, इस बात को 2-3 जगह पे वो किया है, कोट किया है, इसलिए आप कोई गलती नहीं कर रहे हैं। सीजेआई ने खुद, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने कहा है कि नीचे से लेके ऊपर तक कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हैं, इस बात को उन्होंने कोट किया है। इसलिए प्रेम कुमार जी जो बात आप रख रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण बात है और रखनी भी चाहिए। तो उसी तरीके से मैं थोड़ा सा कंक्लूज ही करता हूं, जो कि आखिरी दौर में है। तो मैं अरविंद केजरीवाल की रिहाई लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत है, विपक्ष की बहुत बड़ी जीत है। और ठीक, हालांकि इसके परिणाम की इसकी समीक्षा होगी, क्योंकि अभी सरकार का बहुमत पाना वो समय अभी आना बाकी है। और अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन को मजबूत करते हैं, या जो हमारे अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से प्रवक्ता यहाँ थे जो बात बोल रहे थे, वो टोन बना रहता है कि नहीं रहता है, ये सब भी आने वाले समय में इस फैसले से जुड़े हुई बातें होंगी जिस पर चर्चा होगी। लेकिन फिलहाल इसको हम
ये जरूर मानते हैं कि विपक्ष की जीत हुई है और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के साथ अन्याय हुआ है। जी जी, विपक्ष की जीत। और अभी तक जो कुछ होता आया उसमें आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है अचानक, और वो भी तब जबकि चुनाव की घोषणा हो जाती है। चुनाव की घोषणा 16 को होती है, 16 मार्च को चुनाव की घोषणा, 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद 21 दिनों के लिए अंतरिम जमानत मिलती है। चुनाव प्रचार करते हैं अरविंद केजरीवाल। 2 जून को अरविंद केजरीवाल फिर से सरेंडर करते हैं और आज 20 जून को अरविंद केजरीवाल को 1 लाख के मुचलके के साथ उनको जमानत की घोषणा हो जाती है। यह फैसला सुना दिया जाता है लोअर कोर्ट से राउज एवेन्यू कोर्ट, जहां पर यह केस है। अब यह कहा जा रहा है कि जो ईडी है वो जाने वाली है हाई कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ कि इन्हें जमानत इनकी खारिज की जाए। चलिए खैर, अब आगे क्या कुछ होगा, लेकिन एक बात यहां डॉक्टर राकेश पाठक जी, ये समझना बहुत जरूरी है कि अभी तक एक भरोसा भी बनता है। देखिए, भले ये अवकाश प्राप्त कोर्ट है, न्याय बिंदु जज जो हैं, जज न्याय बिंदु उनका कोर्ट है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि कम से कम कहीं एक फैसला ऐसा तो आ रहा है जहां एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। नहीं तो यही हो रहा था कि ईडी के मामले में और ऐसे केसेस में आपको सुप्रीम कोर्ट के नीचे तो राहत मिलनी ही नहीं है। ये बार बार ये बात आती थी और इसमें शायद इसीलिए आम आदमी पार्टी सहित जितने भी न्यूज मेकर्स हैं, उनके चाहने वाले लोग हैं अरविंद केजरीवाल के, ये सब सरप्राइज्ड हैं कि आखिर ये फैसला आ कैसे गया। हमने तो उम्मीद नहीं की थी। ये बात इसलिए हो रही है, जरा आपसे समझूं कि एक उम्मीद की किरण के साथ साथ जो न्यायपालिका पे उम्मीद की किरण की मैं बात कर रहा हूं, वह उसके साथ साथ इंडिया गठबंधन और जो अभी हम लोग राहुल गांधी के ऊपर चर्चा कर रहे थे, वो कितना और मजबूत दिखाई देता है। यहां से कितनी उम्मीद जगती है हेमंत सोरेन के लिए। कुमार जी जो कह रहे थे उसके एक 2 उदाहरण और भी हैं। अभी कर्नाटक के एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री के मामले में अदालत ने कहा कि वे कोई टॉम डिक हैरी नहीं है कि वे कहीं भाग जाएंगे। वैसे ही 2 मुख्यमंत्री जेल में हैं। अभी आज की तारीख तक तो केजरीवाल हैं, चूंकि सूर्यास्त हो चुका है इसलिए वे जेल से बाहर नहीं आ पाए। हम सब जानते हैं कानून के मुताबिक सूर्यास्त के बाद न कोई जेल में अंदर जा सकता है, ना आ सकता है। कल वे बाहर आ जाएंगे। उम्मीद की किरण जरूर देखना चाहिए और उम्मीद की किरण दिखाने का काम, टॉर्च बियरर का काम जनता ने किया है। जनता ने उम्मीद की किरण दिखाई है कि अब इस देश में तानाशाही नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी को उसने आईना दिखाया है कि आप जिस तरह की राजनीति कर रहे थे वो राजनीति मंजूर नहीं है। राजनीति कैसी होना चाहिए राहुल गांधी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के लोग दिखा रहे हैं। आज देखिए राजीव जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस का, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मूल मुद्दा क्या था? नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी, उसको लेकर बात कर रहे थे। राहुल गांधी पिछले 2 साल से 3 साल से जनता के मुद्दों पर बात कर रहे हैं, जनता के मुद्दों पर आंदोलन कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। उनका सोशल मीडिया का पूरा कैंपेन आप देख लीजिए, उनके अपने ट्विटर हैंडल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वे जनता के मुद्दों पर बात कर रहे हैं, जुमलेबाजी नहीं कर रहे। तो मैं समझता हूं उम्मीद की किरण देश के लिए भी है कि देश की राजनीति लोकोन्मुखी होने जा रही है, जनोन्मुखी होने जा रही है। और इससे सबक सीखकर अगर नरेंद्र मोदी अपने भीतर कुछ बदलाव कर लें, जनता के मुद्दों पर बात करने लगे, हिंदू मुस्लिम नफरत की बात भुला दें, यद्यपि ये संभव नहीं है। मैं बार बार याद दिला रहा हूं कि जिस दिन सूरज पश्चिम से उगेगा, हो सकता है उस दिन नरेंद्र मोदी नफरत की राजनीति भुला दें। उससे पहले मोदी के बस में नहीं है। वे अगले किसी प्रथम उपलब्ध अवसर पर फिर वही राजनीति करेंगे, फिर वैसे ही भाषण देंगे, फिर वैसे ही बयानबाजी उनकी हम सब सुनेंगे जैसी 10 साल से वे राजनीति कर रहे थे। लेकिन फिर भी हमें उम्मीद की किरण देखना चाहिए। शायद वे बदल जाएं, शायद वे लोकतंत्र का मान रखने लगें, शायद वे संविधान का मान रखने लगें, शायद वे भाईचारे और आपसी सद्भाव की बात करने लगें। नहीं कर पाएंगे तो ये सरकार बहुत ज्यादा दिन नहीं चलेगी, हम सब जानते हैं। और उनकी अग्नि परीक्षा 24 तारीख से संसद का सत्र शुरू होते ही शुरू हो जाएगी। हर दिन उन्हें
उस भवसागर को पार करना होगा जिसका नाम है बहुमत। बहुमत का आंकड़ा उन्हें हर दिन हर अवसर पर किसी भी मौके पर जिस दिन संख्या आधी हुई उस दिन सरकार गिर जाएगी, नैतिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से, संवैधानिक रूप से। किसी भी बिल को पारित करने में उन्हें कितनी मशक्कत करना होगी ये सब हम देखेंगे। तो इसके लिए अभी हमें 24 तारीख से संसद के सत्र पर निगाह रखनी है, फिर देखते हैं क्या क्या नजारे सामने आते हैं। जी राजीव। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत टंडन जी, जरा आपसे भी समझो, अरविंद केजरीवाल के लिए ये सरप्राइज गिफ्ट और उसके साथ साथ यहां से कौन कौन से दरवाजे खुलते हुए दिखाई देते हैं? राजीव जी, ये पहला संकेत है कि इंस्टीट्यूशंस अब वापस आ रहे हैं, और अब एक इंस्टीट्यूशन अगर वापस आया है, ये जिस तरीके से जैसे जुडिशरी काम करती है, इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं, हम लोगों को ये इतना नहीं मानना चाहिए कि सब ये मेरिट में होता है, जो दिख रहा है वही होता है। मेरिट तो बहुत पहले भी थी, मेरिट तो पहले भी थी, यही मेरिट तो नहीं चेंज हो गई। उनको गिरफ्तार करने के आधार नहीं बदल गए जी। तो अगर गिरफ्तार करने के आधार नहीं बदले तो जमानत देने का आधार कैसे बदल गया? तो ये एक संकेत है कि अब देश की जुडिशरी भी उस जन भावना को, मैंडेट को पढ़ रही है कि अब वो डर से बाहर आ रही है। और आप देखिए, मतलब बहुत किसी भी लीगल सर्किल में आप बात करें, कहीं भी एक बात लोग करते हैं लोया फैक्टर की। अब मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन लोग बात करते हैं बिल्कुल। और आप देखिए कि लगातार हायर जुडिशरी से लोअर जुडिशरी से एक फैसले जो आ रहे थे, उसका एक ट्रेंड था। वो ट्रेंड ये था कि सरकार के पक्ष में सारे फैसले आ रहे थे। सरकार जिसको जेल में रखना चाहती थी उसको जमानत नहीं मिल रही थी। पॉलिटिकल वजहों से जेलों में लोग डाले जा रहे थे। सामने साफ है कि इलेक्शन के पहले कैसे ईडी जो चला जाता था, ईडी ने सरकारें गिराई है, हम कैसे भूल सकते हैं? ईडी ने पार्टियां तोड़ी, हम कैसे भूल सकते हैं? और उसमें जब ईडी ने पार्टी तोड़ दी, सब हो गया, महाराष्ट्र की कल ही उद्धव ठाकरे चर्चा कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में तारीख पे तारीख पड़ रही है। ये संकेत जो राजीव जी मिला है ना, अब तारीख पे तारीख नहीं पड़ेगी, अब फैसले होंगे। और चुनाव अक्टूबर में है, अक्टूबर से पहले महाराष्ट्र का कोई ना कोई फैसला आ जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत लंबी रोप, उनको बहुत लंबी डोर दे दी वहां के स्पीकर को। क्या फैसला करो, स्पीकर फैसला नहीं कर रहे। तो अब ये सब चीजें जो है धीमे धीमे एक जिसको कहें कि डेमोक्रेसी की तरफ चीजें लौटेंगी। अब एक तरफ संकेत आया तो ब्यूरोक्रेसी संकेत आएगा, चुनाव आयोग से भी संकेत आएगा, क्योंकि जनता के सामने सबको झुकना पड़ेगा। अभी आधे घंटे पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ब्रांड मोदी कैसे उनकी हवा निकल रही है। आज तो वो सुई की जगह सूजा घुस गया ब्रांड मोदी के गुब्बारे में। आज तो बड़ा छेद हो गया ये कि जमानत मिल गई। तो अब देखिएगा कि धीमे धीमे ये संकेत जो है वो पुलिस तक, जुडिशरी तक, ब्यूरोक्रेसी तक सब तरफ जाएगा और यहाँ से चीजें अब तय होंगी। जी बिल्कुल। एक संकेत है, ऐसा संकेत जहां से एक अलग हिंदुस्तान, अभी तक जो हिंदुस्तान था उसमें एक परिवर्तन आपको नजर आ रहा है। और इसीलिए लोअर कोर्ट से अगर यहां केजरीवाल को जमानत मिलती है तो ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा सरप्राइज कह सकते हैं, वो यहां दिखाई देता है। लेकिन नरेंद्र मोदी के ऊपर जैसे राहुल गांधी हमलावर रहे, और इसके बाद आप देखेंगे कि जैसे जैसे इंडिया गठबंधन का कुनबा और बढ़ेगा,
आप जानते हैं कि काफ़ी मुखर रहते हैं बोलने में अरविंद केजरीवाल, वो बाहर रहेंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ से भी और ऐसे भी दिल्ली में जमावड़ा बहुत खास होने जा रहा है 24 तारीख से। और इन सब के बीच जरा आपके पास भी आना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, कैसे आप देखते हैं अरविंद केजरीवाल की इस सरप्राइज जमानत और यहां से आगे की राजनीति को, सियासत को? राजीव जी, ईडी की तरफ से ईडी के वकील ने शांति नहीं धरी। वो कहता रहा कि 48 घंटे का स्टे लगा दीजिए, हमें टाइम दीजिए, लेकिन माननीय न्यायाधीश ने उनकी बात नहीं मानी। तो ये बताता है कि किस तरह से उनके पीछे पड़े रहते थे विपक्षी नेताओं के पीछे ईडी के अधिकारी, और वकील किस तरह उनका पीछा करते थे, ये बात साबित है। दूसरी बात यह है कि ईडी ने कहा, ईडी के एएसजी ने कहा, एसवी राजू ने, कि ईडी ने हवा में जांच नहीं की, हमारे पास पुख्ता सबूत है वगैरह वगैरह। यानी सबूत है, पेश नहीं कर पाए, तो भाई सबूत होने का मतलब क्या है? किसी के पास कोई भी सबूत हो सकता है, तो मामला टाफिस है। मुझे लगता नहीं कि अब अरविंद केजरीवाल को परेशान करने की कोई ताजा मुहिम ईडी वाले करेंगे, उन्हें सबक मिल गया है। और जो बात अभी प्रेम कुमार जी कह रहे थे, बीजेपी केजरीवाल को जेल में रखने का फायदा उठा चुकी है। अगर केजरीवाल बाहर होते तो 7 की 7 सीटें बीजेपी को नहीं मिलती, निश्चित ही नहीं मिलती, लेकिन बीजेपी ने यहां उसका फायदा उठा लिया है। अभी भी फायदे में बीजेपी, क्योंकि बेईमानी से की गई रणनीति उसके साथ चल रही है। राजीव जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्लोजिंग कमेंट जल्दी से अमलेंदु उपाध्याय जी, अरविंद केजरीवाल पे चर्चा और आखिर यही से करते हैं कि आप इसको कैसे देखते हैं? यहां से देश की राजनीति में क्या कुछ परिवर्तन आपको दिखाई देता है? क्या झारखंड में भी हेमंत सोरेन बाहर आते हुए दिखाई देते हैं? निश्चित तौर पर राजीव जी, अब देखिए मौसम जो है बदल चुका है काफी अच्छे तरीके से, और लू भी आज नहीं चली है कुल मिलाकर के। और दिल्ली में मौसम काफी खुशगवार हो गया था बहुत दिनों के बाद इस मौसम में जाकर के। तो आप समझ सकते हैं कि पूरे देश भर में जो स्थितियां बदल रही हैं। मतलब कुल मिलाकर के जो राहुल गांधी ने आज कहा कि वो 56 इंच सिकुड़ करके वो 32 इंच या 24 इंच जो भी समझिए 18 इंच जो भी है वो हो रहा है, इसको अच्छे तरीके से राजीव भी समझा सकता है। और तमाम संस्थाओं के ऊपर जो दबाव थे वो दबाव किस तरीके से ढीले हो रहे हैं, इसको इससे अच्छे तरीके से राजीव भी समझाया सकता है। कुल मिलाकर के यही कहा जाएगा राजीव जी कि ये सरकार अब ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है, और कदम कदम पर इसको एक तरह से कहा जाए प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। संसद से लेकर सड़क तक रोज अब नारे गूंजेंगे, और मोदी जी को अगर सरकार चलानी है तो ये नारे सुनने की आदत डालनी पड़ेगी, और नहीं चलानी है तो नमस्ते करके घर जाना होगा। जी, बहुत बड़ी बात। और यहाँ से बहुत कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है, जिसकी चर्चा प्रशांत टंडन जी कर रहे थे, जिसकी चर्चा डॉक्टर राकेश पाठक जी, प्रोफेसर रविकांत जी और प्रेम कुमार जी और साथ में डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी कर रहे थे। ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है कि कुछ परिवर्तन, और जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं कि मौसम भी बदल गया है दिल्ली का। कल रात को अचानक आंधी आने के बाद से मौसम में जो तापमान है उसमें काफ़ी गिरावट दिल्ली में देखने को मिली, और आज एक सरप्राइज गिफ्ट जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए। लेकिन उससे पहले शाम को 3 बजे 3:30 बजे के लगभग जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उन्होंने भी सरप्राइज दे दिया है नरेंद्र मोदी को, क्योंकि लगातार आप देखिए कि जब से नरेंद्र मोदी तीसरे कार्यकाल की ओर बढ़े हैं तब से राहुल गांधी उनके ऊपर हमलावर हैं। तो ये सब कुछ आपको दिखाई देता है इसलिए क्योंकि इंडिया गठबंधन यहां मजबूत है। और राहुल गांधी ने भी अपनी आखिरी सेंटेंस से ही कही है, यही बात रखी है कि इंडिया गठबंधन मजबूत है और इस बार बहुत परेशान दिखेंगे नरेंद्र मोदी सदन के अंदर, लेकिन सदन के बाहर अब अरविंद केजरीवाल भी नजर आएंगे। और इन सब के बीच देश की सियासत में और कुछ आप परिवर्तन देखने वाले हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं अमलेंदु जी आपका, डॉक्टर राकेश पाठक जी, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, प्रशांत टंडन जी, प्रोफेसर रविकांत जी और साथ में जुड़े थे प्रेम कुमार जी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और आप तमाम साथी जो हमारे साथ जुड़े थे, बने थे, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप लोग लगातार बने रहे इस चर्चा में। इस